हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सरकार का बजट 2025-26। इससे पहले सेंट्रल का जो बजट था उसको उसकी क्लासेस बना के मैंने डाल दी थी, तो आप एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि आरएस एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ईओआरओ और आपके दूसरे एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस बजट से रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछ ही सकते हैं, क्योंकि जनरली अभी अभी आया है, आगे एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं आपके, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। 19 तारीख को ये बजट जो है वो हमारे वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मैडम के द्वारा जारी किया गया था 19 फरवरी को, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा मैं देर से इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्ट करके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में थोड़ा सा वो करवा के हल्का फुल्का और वो चेंजेस करके फिर बनाया गया है इसको। तो ऐसे जल्दीबाजी करने की वो नहीं थी कि उस दिन ही बना के शाम को डालना और फिर वो व्यूज़ बटोरना, वैसा कुछ उद्देश्य नहीं था। इस वजह से इसको आराम से बनाया है, मतलब, है ना। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो, और इसको पूरे को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आगे एक एक सेगमेंट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा जो है वो एक एक सेगमेंट्स को सेग्रीगेट किया है। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि हमारा जो कुल बजट है वो है 5.37 लाख करोड़ का। 5.37 लाख मतलब 5,37,068.94 लाख करोड़, जिससे अपन बोल सकते हैं ना 5,37,000 करोड़, है ना। इस तरीके से आप याद रखना। तो 5.37 लाख करोड़ रुपए का ये हमारा बजट आया है, जो कि पिछली बार जो हमारा बजट था वो था 4.95 लाख करोड़ का। तो एक तो पुराना और जो नया है उसकी तुलना करके अच्छे से याद रखना है कि 5.37 लाख करोड़ का हमारा बजट है। पिछली वाला जो था वो बजट का मतलब ये होता है कि इतनी तो हमारे पास में प्राप्तियां होगी, इतना ही हम खर्चा करेंगे, मतलब, है ना। क्योंकि बजट घाटा हमेशा शून्य रखा जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो है प्राप्तियां ज़्यादा है। हमारी जितनी प्राप्तियां होती है उससे जो है वो जितना व्यय हो उसकी व्यवस्था अपने को करनी पड़ती है। ये आपने बजट स्ट्रक्चर में देखा होगा भाई। प्राप्तियां कई तरीके से होती है। जैसे अभी हमारे पास में जो पैसा आएगा वो इन सोर्सेज से आएगा, मतलब कि जैसे स्टेट जीएसटी से लगभग 11.8% पैसा होगा। इसके अलावा जो है वो हमारा लगभग 3.7% राज्य उत्पाद शुल्क से होगा। लगभग आंतरिक उधारियाँ, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋणों की वसूली, विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, आकस्मिक निधि का पैसा, ये लगभग जो है वो हमारे पास में 45.2% रहेगा। यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई देखो, इस पूरे 5.37 लाख करोड़ के बजट में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, तब तो आपका आंसर आ जाएगा कि इसकी है हिस्सेदारी, है ना। आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋणों की वसूली, ये पूरा एक सेगमेंट बना दिया जो 45.2% का है। पर अब मान लो ऐसा पूछ ले कि टैक्स में स्टेट, क्योंकि देखो आपने राजस्व जो बजट का डिवाइडेशन देखा होगा, तो एक तो होता है राजस्व आय, है ना, और एक होता है मतलब आय वाला, एक तो होता है राजस्व पक्ष। राजस्व पक्ष में एक तो होता है आय पक्ष और एक होता है व्यय पक्ष। और ऐसे ही पूंजीगत होता है एक पक्ष, जिसमें एक होता है आय पक्ष और एक होता है व्यय पक्ष, ठीक है। इस आय पक्ष की जब अपन बात करते हैं तो ये जनरली हमारे स्टेट में कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक तो होता है स्टेट के टैक्स से, इनसे एक हो सकता है नॉन टैक्स से, और नॉन टैक्स में से जो है वो कई सारे सेगमेंट्स बटे हुए हैं। जैसे कि पैसा जो है वो केंद्र सरकार हमें सहायता भी देती है, तो वहाँ से भी हमारे पास में पैसा आता है। इसके अलावा केंद्र के करों से हिस्सा भी अपने को प्राप्त होता है, जो अपने जनरली मतलब जो वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिवाइडेशन होता है, तो वो इस टैक्स वाले सेगमेंट में आ जाएगा। और फिर अपने खुद के टैक्सेस जो होते हैं, जैसे स्टेट जीएसटी हो गया, स्टेट एक्साइज हो गया, वाहनों पर टैक्स लग रहे हैं, बिक्री कर लग रही है, तो यहाँ से हमारे पास में पैसा आ रहा है। तो जनरल अगर अपन बात करें भाई, ये जितना पैसा आता है, एक तो इस आय में आता है पैसा, एक आता है पूंजीगत आय में पैसा। तो जो पूंजीगत आएगा, इसका जो पैसा है जनरली वो अपने पास में इनकम हो गई, ये जो व्यय है इनके बीच का बराबर होना चाहिए, तभी वो बजट घाटा शून्य कहलाता है। और इसी वजह से स्पेशली बजट को उसी आधार पर जारी किया जाता है। तो अगर अपन टैक्स इनकम की बात करते हैं अगर अपने, तो टैक्स इनकम में हमारे पास में सबसे ज़्यादा, आप साइड में कहीं लिख लेना कि एस जीएसटी, फिर आप ग्रेटर का वो चिन्ह लगाना और उसके बाद में आप बिक्री कर, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट रहेगा। मतलब अगर हमारे टैक्स के हिस्से की बात करें तो इसमें एसजीएसटी फर्स्ट नंबर पे है और बिक्री कर जो है उसका 5.7% हिस्सा आता है। इसके अलावा अगर केंद्रीय करों से हिस्से की बात करें तो हमारे पास में 16% हिस्सा आता है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे खुद का कर राजस्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। आप देखोगे स्वयं के कर राजस्व से हमारे पास में पैसा सबसे ज़्यादा ही आएगा। एसजीएसटी में 11.8, ऑलमोस्ट 12 तो ये हो गया। फिर एक्साइज से हो गया तो लगभग 15.7 हो गया।
फिर वाहनों पर कर हो गया लगभग 17 पे पहुंच गया, फिर बिक्री कर हो गया लगभग 20-22 पे पहुंच गया। तो ऐसे करके ये हमारा खुद का है ना। फिर कुछ कर भिन्न राजस्व हो गया, फिर केंद्रीय सहायता हो गई, फिर केंद्रीय करों से हिस्सा हो गया। इसके अलावा फिर अगर हम कोई उधार ले रहे हैं तो वो पैसा हो गया। तो ऐसे करके रुपया तो हमारे पास यहाँ से आता है। पर अपना जो खर्चा होगा, ये पूरा खर्चा जो है 5.37 लाख करोड़ का, ये कहाँ कहाँ होगा? तो ये बता रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा तो हो गया राजस्व व्यय में, क्योंकि व्यय पक्ष में राजस्व व्यय वाला जो पक्ष होता है ना, वो एक बाध्यकारी खर्चा है जिसे करना ही होता है सरकार को। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने खर्चे चलाने हैं ताकि आप दूसरे काम कर सको, मतलब वेतन भत्ते पेंशन वगैरह ये वो। तो राजस्व व्यय में हमारा 53.2% का खर्चा है। इसके अलावा ब्याज अदायगी को इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि राजस्व व्यय में आती तो है ब्याज अदायगी, लेकिन उसको अलग से दिखाया जाता है ताकि ये क्लियर रहे कि भाई हम ब्याज तो इतना पे करेंगे। भाई पुराने हमारे लोन चल रहे हैं, उनके ऊपर ब्याज आ रहा है, तो वो भी पे करेंगे। तो 7.5% जो है वो ये है, लगभग 60% तो राजस्व व्यय का ही खर्चा हो गया देखा जाए तो। इसके अलावा ऋण और अग्रिम्स में हम दे रहे हैं, मतलब किसी को एक्स्ट्रा ऋण वगैरह दे रहे हैं तो उसका आ गया। पूंजीगत रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में खर्चा कर रहे हैं, है ना। तो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा जा रहा है राजस्व व्यय में ब्याज अदायगी के अलावा। फिर देखोगे पूंजीगत व्यय में जा रहा है, ब्याज अदायगी में 7.5 है। इस तरीके से जो है वो हमारे रुपया इधर इधर खर्च होता है ना। इसको अच्छे से ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे बजट में लगभग 160 घोषणाएं की गई है। बजट में कहा गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 19.89 लाख करोड़ की हो जाएगी। मतलब जनरली 24-25 में जो हमारी इकोनॉमी, जो 24-25 में हमारी इकोनॉमी जो है वो 17 लाख करोड़ हो गई। मतलब ऐसे याद रख लो 17 लाख, है ना, ये क्लियर हो ही रहा है। तो यही इकोनॉमी हमारी बढ़कर जो है वो 25-26 के लिए 19 लाख करोड़ की हो जाएगी। मतलब तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ना। ये प्रचलित कीमतों पे बता रहे हैं, हालांकि स्थिर कीमतों पे हमारी जो इकोनॉमी है 11-12 के मूल्यों के आधार पर जब अपन बात करते हैं तो ये 9 लाख करोड़ रुपए की हुई है, मतलब, है ना। लेकिन ये प्रचलित कीमतों पर 19 की। और हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक हम लगभग 350 बिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाए, मतलब यानी कि लगभग हम 35 लाख करोड़ की हमारी जो है वो इकोनॉमी बन जाए। ये हमारा उद्देश्य है। मतलब तो 350 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर की बात कर रहे हैं अपन, इतना हम इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं। मतलब इसके अलावा जैसे हमारी जो ग्रोथ रही है वो ग्रोथ भी अच्छी खासी रही है, 12.2% की प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रही है। और स्थिर मूल्यों पर पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो हमारी ग्रोथ रही है 7.82%। ये अनुमानित की गई है, मतलब ये अनुमानित है 2023-24 के आधार पर 2024-25 में, है ना। उस पिछले फाइनेंशियल ईयर में स्पेशली हमारी ये ग्रोथ रहनी है, मतलब, है ना। और ये हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी है, और अब अगले फाइनेंशियल ईयर का हमारा जीडीपी 19.89 लाख करोड़ रुपए का रहना है। मतलब तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनको अपने को ध्यान रखने हैं, मतलब, है ना। इसके बाद दूसरा अगला पॉइंट आता है कि जो जितनी योजनाएं चलेगी बजट में, मतलब तो इन योजनाओं में खर्चा सबसे ज़्यादा किस में किया जा रहा है। मतलब तो अगर आप देखोगे शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा खर्चा सरकार करेगी, लगभग 28.25% का खर्चा शिक्षा और स्वास्थ्य में होगा। सेकंड नंबर पे आएगा पेयजल और ऊर्जा में, जिसमें लगभग 19.68 लाख करोड़, वो 68% का जो है वो खर्चा पेयजल और ऊर्जा में करेगी। और इसके बाद में खर्चा आएगा लगभग सामाजिक सुरक्षा और कल्याण वाले मामलों में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए योजनागत परिव्यय का 2025-26 में क्रम कैसा है। तो क्रम आपको ऐसे ध्यान रखना है कि शिक्षा, है ना, पहला पॉइंट हो गया, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। दूसरा पॉइंट हो गया आपका पेयजल ऊर्जा, पेयजल के साथ में ऊर्जा लेना है, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य एक साथ लेना, ये मानव संसाधन से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और एक हो गया आपका सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, है ना, ये हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, एजुकेशन, वाटर और सोशल, EWS, है ना। EWS के जरिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। अब देखो एक और बात यह है कि RS मेंस के कोर्सेज जो हैं वो अभी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं, 2024 मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अभी RS की क्लासेस जो है वो देखना शुरू कर सकते हैं। 6,000 रुपये में कंप्लीट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करवाया जा रहा है। पेपर 4 का रेगुलर प्रैक्टिस सेशन शुरू होने वाला है। इसके अलावा टेस्ट प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे पर प्रॉपर उनके टेस्ट प्रैक्टिस होगी। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, मॉडल क्वेश्चन आंसर,
आंसर PDF वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। तो अगर आप अभी देखना चाहते हैं, अभी रेडी है इस चीज़ के लिए, तो फटाफट से, अभी ज़्यादा कोर्स हुए नहीं हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 6,000 रुपये, 8,000 इसकी हो जाएगी अगर आप बाद में अगर लेंगे तो अभी आप फटाफट से ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसको, अब एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आधारभूत संरचना की। आधारभूत संरचना में सबसे पहला पॉइंट है पेयजल का। पेयजल में सरकार ने क्या घोषणाएं की है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सरकार ये कह रही है कि भाई जल जीवन मिशन को सरकार 2028 तक पूरा करेगी। मतलब अब टारगेट 2028 कर दिए गए हैं। मतलब भाई ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, लेकिन हम हर लेवल पर प्रोवाइड करवाएं, हर घर को नल जल कनेक्शन हो सके, इसलिए 2028 तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंप्लीट करेगी। तो हमने भी स्पेशली प्लान किया है कि हम आगामी वर्ष में 20 लाख घरों को कनेक्शंस प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा हम तकनीकी कर्मचारियों का और अधिकारियों का एक संविदा कैडर बनाएंगे, और ऐसे में 1050 पद, यानी कि लगभग ये वाले पद है ना, ये पद हम सृजित करेंगे सिर्फ जल जीवन योजना के तहत। मतलब तो एक तो ये हो गया कि 2028 तक 20 लाख, आगामी वर्ष में 2028 तक तो सभी तक पहुंचाना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है। हम 20 लाख घरों को कनेक्शंस देंगे आगामी वर्ष में। फिर एक नया मिशन सरकार ने लॉन्च किया है, और ये होगा मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्रों के लिए। ये तो था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इसमें तो नल जल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाना था। शहरी क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों के लिए एक मिशन 2.0 चल रहा है, मतलब अमृत मिशन 2.0, उसमें पेयजल सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है। उसके साथ साथ अब जहां पेयजल से ग्रसित कई सारे ऐसे शहरी क्षेत्र हो रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी चलाया जाएगा, जो कि अमृत 2.0 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हो गया, हम हमारा नाम दे रहे हैं जल जीवन मिशन शहरी करके, वो उसी का एक ऐसे मान लो पूरक योजना होगी। इसके अलावा जैसे 1000 ट्यूबवेल्स बनाए जाएंगे, इसके अलावा 1500 हैंडपम्प्स लगवाए जाएंगे, समर कॉन्टीजेंसी बनाया जाएगा, ताकि गर्मियों में अगर पेयजल की किल्लत आती है तो उस फंड से तुरंत जो है वो पैसा प्रोवाइड करवा के और पेयजल की समस्याओं का निवारण किया जा सके। उसके बाद में सरकार कह रही है कि ऊर्जा क्षेत्र में लगभग हम 6400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए तैयार हैं, वो इस साल कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही 5700 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन के काम जो है वो निविदाएं वगैरह और ये इनकी जारी की जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले पॉइंट, है ना, पर जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे तो मैंने यहाँ बॉक्स बना रखे हैं, ताकि PDF भी आप प्रिंट करोगे। अच्छा, PDF भी आप डाउनलोड कर लेना, बोधी RS है ना, टेलीग्राम चैनल है, उस बोधी RS टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना इस चीज़ को, ताकि आपके मतलब क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी रहेंगे उनमें ये बजट इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब है ना। रबी की फसल 2025 का जो टाइम है, अभी करंट सीजन चल रहा है, इसमें स्पेशली जो भी सप्लाई होगी विद्युत की किसानों के लिए, स्पेशली सरकार ये प्लान कर रही है कि लगभग 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई जो है वो हम रबी 2025 में कर देंगे। मतलब इसके अलावा आगामी साल में 50,000 नए कृषि कनेक्शन, है ना, और इसके अलावा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस, ये एक अपने आप में बड़ी घोषणा है। 50,000 नए एग्रीकल्चर कनेक्शंस और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रोवाइड करवाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। इसी ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार कह रही है कि आगामी साल में हम 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ कर देंगे, मतलब क्योंकि हमने इतनी कैपेसिटी बना ली है, और 10 ही गीगावाट के जो है वो संयंत्रों की स्थापना करेंगे। तो 10 गीगावाट तो उत्पादन प्रारंभ कर लेंगे और 10 गीगावाट के संयंत्र स्थापित कर देंगे, क्योंकि इतने MOU हैं, सबसे ज़्यादा MOU अपने राइजिंग राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में हुए हैं। तो इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी लगभग हम 29 गीगावाट के आसपास तो हम पहुंच गए हैं, मतलब है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के माध्यम से देखो पहले से ये योजना चल रही है, जिसमें सरकार कह रही है कि भाई 300 यूनिट्स जो है वो हम फ्री प्रोवाइड करवाने का हमारा लक्ष्य है ओवरऑल घरों में, है ना। 300 यूनिट तक बिजली मिल जाएगी। और इस सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से लगभग 78,000 रुपये का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर सब्सिडी प्रदान कर रही है, मतलब है ना। अगर 3 मेगावाट से ज़्यादा का अगर हमारे पास में कोई संयंत्र 3 मेगावाट तक के कोई संयंत्र स्थापित होते हैं, तो अब सरकार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना भी हम चला रखें। उस निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रोवाइड करवाई जा रही है निःशुल्क। अब हम इसे 150 यूनिट कर देंगे, और इस 150 यूनिट को ऐसे करेंगे कि 50 यूनिट ऐसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम निःशुल्क सोलर प्लांट लगाएंगे। मतलब 50 यूनिट कैपेसिटी का हम एक ऐसा सोलर पैनल लगाएंगे ताकि
वो घरों को निःशुल्क प्रोवाइड हो सकें। ये LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप जो होते हैं उन परिवारों के लिए होगा। और उन परिवारों में अगर किसी के पास में मान लो परिवार के घरों पर प्रॉपर सोलर प्लांट लगाने के लिए स्थान नहीं है, छतों के ऊपर इनके ऊपर, तो एक सामुदायिक सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, मतलब ताकि उसके माध्यम जैसे गांव में किसी एक जगह लगा दिए और फिर उससे कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 50 यूनिट की व्यवस्था इस तरीके से की जाएगी। तो इसको लेकर आगे सरकार स्कीम लॉन्च करेगी, उसमें पूरी चीज़ बताएगी, है ना। अभी बस ये बोला है कि 50 यूनिट निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, तो इसका मतलब कोई निःशुल्क सोलर पैनल लगाएगी, और निःशुल्क नहीं तो कुछ मिनिमम सब्सिडी, एक बहुत ही कम दरों पे स्पेशली जो वो सोलर पैनल प्रोवाइड करवाने का कार्य करेगी। उसके बाद में आता है सड़क का। सड़क में यह है कि सरकार कह रही है कि पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करेंगे हम, और लगभग 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण करेंगे, और लगभग 13,000 किलोमीटर सड़कों का जो है वो उन्नयन करेंगे, यानी उनका जीर्णोद्धार करेंगे, उन्हें सही बनाएंगे। मतलब इसमें सरकार ने पिछले बजट में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की घोषणा की थी, जो लगभग 2,750 किलोमीटर के लंबाई के हैं। अपने को ध्यान रखना है कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, मतलब क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। पिछले बजट में भी अनाउंसमेंट किया, फिर राइजिंग राजस्थान में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ MOUs हुए, और अब सरकार फिर से इस बजट में कह रही है कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, तो 2,750 किलोमीटर की लंबाई के होंगे। इसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए होंगे। और हैम और बोट मॉडल पर, हैम और बोट मॉडल का मतलब होता है एक तो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल और एक होता है बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल। ये अपन अलग डिटेल PPP परियोजनाओं में इनमें पढ़ते हैं, जनरली PPP के मॉडल्स हैं। तो ये 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, इनको ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ना। एक तो जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर वाला 350 किलोमीटर का, तो ये है, किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। कोटपुतली किशनगढ़ वाला है एक तो हो गया जयपुर किशनगढ़, एक हो गया कोटपुतली किशनगढ़, फिर एक हो गया जयपुर भीलवाड़ा, एक हो गया आपके बीकानेर कोटपुतली। तो देखो यहाँ आप ऐसे एक स्ट्रक्चर भी बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे कि आप ऐसे, हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ जयपुर को आप सेंटर में कर लो, है ना। अब जयपुर को यहाँ बनाओगे, जयपुर से पहले इधर की तरफ कोटपुतली कर लो, कोटपुतली, ताकि याद हो जाए ना अपने को तो इजीली। कोटपुतली से इधर कर लो बीकानेर, और बीकानेर से इधर कर लो आप गंगानगर, है ना, ऐसे। तो गंगानगर, बीकानेर, कोटपुतली, जयपुर, जयपुर के आगे इधर आ जाएगा आपके अजमेर, है ना। अजमेर से यहाँ पहले किशनगढ़ है ही, किशनगढ़ है ही, ठीक है। और अजमेर के इधर की तरफ आएगा भीलवाड़ा, ठीक है। और अजमेर से यहाँ की तरफ आएगा बांसवाड़ा, है ना। अब देखो कैसे कनेक्टिविटी हो रही है इसकी, ऐसे हम कर सकते हैं। एक पेन चेंज कर लूँ ना मैं। तो देखो गंगानगर से इनका प्लान है भाई, गंगानगर से लेके और कोटपुतली तक हम एक एक्सप्रेस वे बनाएंगे, जैसे गंगानगर से कोटपुतली का। पर ऐसा तो है नहीं कि 290 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है ना। ऐसे इधर बीकानेर से कोटपुतली का है, तो इनका प्लान है कि गंगानगर से बीकानेर और बीकानेर से कोटपुतली, तो एक एक्सप्रेस वे तो ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब, है ना। तो गंगानगर से कोटपुतली और बीकानेर से कोटपुतली, तो आप एक लाइन तो ऐसे लेके आ जाओ, है ना, और एक लाइन आप डायरेक्टली ऐसे लेके आ जाओ, तो ऐसे हो गया पूरा एक, तो 2 एक्सप्रेस वे तो आपकी ये हो गए, है ना। इसके अलावा कोटपुतली जो है वहाँ से लेके और आप ले जाओ किशनगढ़ तक, तो कोटपुतली से जयपुर, जयपुर से किशनगढ़, ऐसे बनेगा ये पूरा, है ना। तो कोटपुतली से किशनगढ़ आप ऐसे कनेक्ट कर लो, मतलब इसको, ठीक है। तो एक हो गया ये वाला, फिर जयपुर से किशनगढ़ तो बनना ही है ये वाला, तो है ना। तो ये हो गया आपका एक जयपुर से किशनगढ़ का। फिर इसके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई कोटपुतली से किशनगढ़ हो गया, जयपुर से किशनगढ़ हो गया, है ना। अब आता है जयपुर से भीलवाड़ा, तो सीधी सी बात है कि भाई अजमेर के आगे भीलवाड़ा इस तरफ पड़ेगा, तो आप यहाँ अजमेर से होते हुए, वैसे तो रास्ता अलग बन जाता है, रोड तो बनी हुई है, तो आप इसको जयपुर से भीलवाड़ा डायरेक्ट कनेक्ट कर लो, है ना। तो एक एक्सप्रेस वे हो जाएगा जयपुर से भीलवाड़ा का, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा एक आपका भीलवाड़ा से लेके, है ना, मतलब अजमेर से लेके बांसवाड़ा तक बनेगा ना, तो अजमेर से बांसवाड़ा तक का ये हो गया एक पूरा। तो ऐसे ये हो गया अजमेर से बांसवाड़ा, है ना, और जयपुर से भीलवाड़ा, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब आता है जयपुर से फलोदी का, जयपुर से इधर की तरफ ले जाओ, ये जोधपुर साइड, ये हो गया आपका फलोदी एक्सप्रेसवे, है ना। तो इस तरीके से जयपुर से फलोदी तक एक कंप्लीट एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि ये देखो जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर जाएगा ना, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे फलोदी तक का, तो ऐसे में जयपुर से फलोदी तक का एक एक्सप्रेसवे हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा, ठीक है। तो जयपुर से फलोदी हो गया, और इधर जो है बांसवाड़ा आपका,
इस बांसवाड़ा से होते हुए पूरा एक जालोर के जरिए, मतलब जालोर झालावाड़ ऐसे, तो यहाँ से जालोर, फिर यहाँ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से होते हुए जालोर, तो जालोर झालावाड़ हो जाएगा, है ना, जालोर झालावाड़। इस तरीके से अपने को थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर ऐसे बना सको आप, और भी डिजाइन कर सको इसमें तो कर लेना। एक ब्यावर भरतपुर का है यहाँ से, है ना, भरतपुर तक का, ठीक है। तो एक एक्सप्रेसवे इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे 9 एक्सप्रेसवे लगभग 2750 किलोमीटर के ऐसे एक्सप्रेसवेज जो हैं वो सरकार का बनाने का प्लान है। इसके बाद सरकार ये कह रही है कि भाई लगभग 21,000 किलोमीटर की नॉन पैचेबल सड़कों के काम करेंगे। मतलब हम अलग अलग क्षेत्रों में सड़कों में जनरली उनका जीर्णोद्धार वगैरह और ये करेंगे। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10-10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो सीधी सी बात है, थोड़ी वहाँ दूरी ज़्यादा होती है, सड़कें लंबी होगी, है ना, दूर दूर तक होगा विधानसभा क्षेत्र का इनका इलाका, तो वहाँ 15-15 करोड़ रुपए पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था कि चौथा चरण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, उसी चरण को हमारे यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट ढंग से करेंगे। तो लगभग 1600 बसावटों को हम जोड़ेंगे आगे 2 वर्षों में डामर सड़कों से। और 5000 से ज़्यादा आबादी के जो ग्रामीण कस्बे हैं वहाँ सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जाएगी, जिसे अटल प्रगति पथ नाम दिया गया है ना। तो पूछ ले बताइए अटल प्रगति पथ क्या है? गौरव पथ भी बोलते हैं जनरली पहले, पर अटल प्रगति पथ जो है वो 5000 प्लस की ग्रामीण आबादी में सीमेंट कंक्रीट सड़कें अटल प्रगति पथ के नाम से जानी जाएगी, मतलब, है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें सड़क सुरक्षा और सुचारू आवागमन को लेके, तो सरकार कह रही है कि 15 शहरों में हम रिंग रोड्स बनाएंगे। मतलब जैसे जयपुर रिंग रोड है, इसी तरीके से रिंग रोड शहर के चारों ओर जो है वो एक तरीके से भाई शहर में बड़े वाहन, भारी वाहन जो है वो शहर में ना जाए, शहर का इलाका है तो उसके बाहर ही निकल जाए। मतलब इस तरीके से स्पेशली रिंग रोड जो है वो शहर के चारों ओर बनाने का प्लान है। जैसे बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, झालावाड़, डूंगर, बांसवाड़ा, डी, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके अलावा 500 राजकीय बसें जो होगी वो GCC मॉडल पर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स मॉडल होते हैं, उस पर स्पेशली संचालित किया जाएगा। GCC मॉडल का सीधा सा मतलब होता है कि एक्चुअली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, इसका फुल फॉर्म लिख लेना। इसमें क्या होता है कि जैसे सेम वही PPP टाइप का है, हम बसें ला के दे देंगे और संचालन कोई और करेगा, मतलब, है ना। फिर उनको हम एक पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ निश्चित राशि जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरीके का ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो है वो हम तैयार करके, और ऐसा 500 बसें जो है वो शहरी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से हम संचालित करवाएंगे। जयपुर मेट्रो जो कॉरपोरेशन है उसका 2nd फेज़ सरकार ने अनाउंस कर दिया है। और मतलब पहले भी प्लान था इसका, पर अब जैसे उसका DPR बनाई जाएगी प्रॉपर, इसमें एक जॉइंट वेंचर बनाए जाएंगे राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से। केंद्र सरकार के साथ में जॉइंट वेंचर बना के राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उसके जरिए हम सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से लेके और अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर तक जो है वो इसको एक्सटेंड करेंगे। इसके अलावा जैसे सीतापुरा से वो जगतपुरा भी कनेक्ट हो जाएगा और उधर वैशाली नगर भी कनेक्ट हो जाएगा अम्बाबाड़ी विद्याधर नगर वाले इलाके से, ठीक है ना। तो एक ये हो गया जयपुर मेट्रो का। उसके बाद आता है सुनियोजित विकास और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में। सबसे पहले क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? तो सबसे सरकार ने बोला कि एक तो हम योजना चलाएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। इसके साथ साथ ही पंच गौरव योजना जो सरकार ने लॉन्च की थी, उस पंच गौरव योजना के तहत, जैसे पिछली मैंने एक क्लास ले रखी है पंच गौरव की, वो पढ़ लेना, आगे के एग्जाम्स में ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आप ऐसे लाइट मत लेना उस क्लास को कि इतना डाटा है, ये वो कुछ नहीं है, उसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। तो आप पंच गौरव वाला क्लास ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देख लोगे, सुन लोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। मतलब तो उस पंच गौरव को भी वृद्धि करेंगे, हर जिलों का जो है वो उत्थान सुनिश्चित करेंगे। एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम, दूसरा गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम। अपने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट नीति आयोग के जरिए जो है वो स्पेशली 2 प्रोग्राम संचालित हो रखे हैं। एक तो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो अपने राजस्थान की 5 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, और एक चल रहा है अपने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो देश के लगभग 500 ब्लॉक्स में, राजस्थान के लगभग 27 ब्लॉक्स में उनको संचालित किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अपन भी एक गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम चलाएंगे जो अपने राजस्थान के पिछड़े 35 ब्लॉक्स में संचालित होगा, मतलब, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट योजना सरकार शुरू करेगी। इसके अलावा जैसे डांग, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्र योजनाएं चल रही है अपने, इन योजनाओं में क्षेत्रीय विकास की ये जो योजनाएं हैं, इनमें क्या है 50-50 करोड़ रुपए की राशि बजट से आवंटित की जाती थी, अब ये राशि 100 करोड़ कर दी है। मतलब तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपने सुना होगा,
है ना, इकोनॉमिक रिव्यू में पढ़ा होगा, तो उसकी डिटेल तो अपन वहीं पढ़ेंगे। पर यहाँ समझ लो कि जो 50-50 करोड़ की राशि उसमें प्रोवाइड करवाई जाती थी, वो अब 100-100 करोड़ रुपए सरकार कर दिए। इसके अलावा एक नई क्षेत्रीय विकास परियोजना संचालित करेगी सरकार, वो है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो जैसे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, ठीक इसी तरीके से एक कार्यक्रम चलेगा 150 करोड़ रुपए का फंड बना के, और उसके माध्यम से आसपास जो सीमाई क्षेत्रों में रह रहे हैं परिवार, उनके डेवलपमेंट और थार क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे मतलब। इसके अलावा एससी और टीएसपी ये फंड बना हुआ है। इस फंड राशि को बढ़ाते हुए जो लगभग 1750 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी है सरकार। मनरेगा कार्यक्रम के तहत लगभग सरकार ने कहा है कि हम 3400 लाख मतलब मानव दिवस सृजित करेंगे। 3400 लाख मानव दिवस का सीधा मतलब हुआ कि जैसे एक व्यक्ति को 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है मतलब, है ना। अब जैसे सरकार ये तो कह रही है कि भाई हम 25 दिवस हम एक्स्ट्रा और देंगे, तो 125 दे रही है सरकार, अब राजस्थान सरकार। अब ये 125 एक दिन एक व्यक्ति को मिला, ऐसे 125 के हिसाब से आप देखो 3400 लाख मतलब, यानी कि बहुत सारे लोगों को जो है वो हम इसके माध्यम से रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे ही एक स्वामित्व योजना चल रही है, जिसके जरिए क्या होता है कि गाँवों का सर्वे करवाया जाता है, और सर्वे करवाकर उनकी प्रॉपर पंचायत की भूमि भी चिन्हित हो जाती है इसके माध्यम से, भाई पंचायत की ज़मीन कितनी है। इसके अलावा लोगों के घर कहाँ बने हुए हैं, लोगों के खेत कहाँ हैं, ये सारी पता लग जाता है। फिर इनके घरों का पट्टा जो है वो इनको प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि इस पट्टे का यूज़ करके वो किसी बैंक से जो है वो लोन ले सके और एग्रीकल्चर में या अपने उधार के लिए कार्य कर सके मतलब, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक तो ज़मीनी विवाद खत्म हो जाएंगे, प्रॉपर सीमांकन हो जाएगा गाँव का, और साथ ही साथ उनके जरिए जो है वो बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि उस पट्टे का यूज़ करके, क्योंकि अभी कोई पट्टा नहीं होता गाँव में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको देखते हुए सरकार ड्रोन सर्वे करवा के और प्रॉपर स्वामित्व योजना चला रही है, जिसमें 2 लाख परिवारों को जो है वो नए पट्टे वितरित करने की घोषणा अभी सरकार ने की है। मतलब भाई हम आने वाले समय में 2 लाख, आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित करेंगे। नगर विकास के लिए सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे एक तो जल जीवन अपन ने देखा ही, एक सरकार ने जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरू करने का प्लान किया है कि लगभग 7 साल की अवधि के लिए हम सीवेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन, वेस्ट डिस्पोजल, समावेशी विकास, पलायन को रोकना, इन सब के लिए हम कार्यक्रम चलाएंगे। 7 साल की अवधि के लिए कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में सरकार कह रही है कि 52 नगर परिषद जो हमारे पास में है, वहाँ पर हम घर घर कचरा संग्रहण के मामले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएंगे, है ना। अभी जैसे जयपुर जो ग्रेटर नगर निगम है, उसने RFID शुरू कर दिया है मतलब, है ना। ये भी आपको याद रखना है, RFID का यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है, जिसके जैसे फास्टैग होता है ना, वैसे टाइप की टेक्नोलॉजी है, जिसमें घरों के बाहर RFID कार्ड लगा दिए। अब वहाँ गाड़ी आएगी तो उसको स्कैन करेगी, फिर वो कचरा लेगी, फिर उनके ऊपर यूज़र चार्जेस भी लगाए जाएंगे मतलब, है ना, कचरा संग्रहण के इनके। तो ऐसे ही इन्होंने व्हीकल ट्रैकिंग के सिस्टम वगैरह और ये शुरू करने का प्लान किया है। 30 नगर परिषदें हैं, वहाँ पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफ़र स्टेशंस बनाए जाएंगे। मैकेनाइज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जो कचरा संग्रहण हो प्रॉपरली, उसका प्रॉपर भंडारण और उसकी छटाई अच्छी खासी हो जाए मतलब। तो जैसे कि प्रॉपर ये पता लग जाएगा कि भाई प्लास्टिक कचरा कौन सा, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है ना। ऐसे मैकेनाइज्ड ट्रांसफ़र स्टेशंस बनेंगे। इसके अलावा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटेड वाटर, ऐसे काम किए जाएंगे। सीवेज और ड्रेनेज रिलेटेड तो काम करने ही है ना। तो ये है दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। बाकी तो डिटेल जब सरकार लॉन्च करेगी तब आएगा ही। इसके अलावा सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है पिंक टॉयलेट्स बनाने का। जनरली टॉयलेट्स नहीं होते, और टॉयलेट्स होते भी हैं अगर नगर निकायों में, तो रोड के किनारों पर एक छोटी सी दीवार खड़ी करके पुरुषों के पर्पज़ से तो वो टॉयलेट्स बन जाते हैं, लेकिन महिलाओं के पर्पज़ से टॉयलेट्स की कमी होती है मतलब, है ना। तो जनरली उनके लिए स्पेशल 500 पिंक टॉयलेट्स नए नगर निकाय और उससे पहले के जो भी नगर निकाय हैं उन सब में 500 पिंक टॉयलेट्स बनाने का सरकार ने फैसला लिया है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके बाद अगर अपन बात करें औद्योगिक विकास को लेकर सरकार क्या काम कर रही है, तो जैसे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। अब अगली से अगली साल फिर से ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होगी। सरकार ये कह रही है कि भाई इसमें हमने 35 लाख करोड़ के MOUs, पहले भी हमने सुजस बुलेटिन, सुजस ई बुलेटिन में, इनमें सुजस में इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से और बना दूंगा, है ना। अभी इसमें काफ़ी कुछ प्रगति और हो रही है मतलब, क्योंकि लगातार जो है वो MOUs धरातल पर आ रहे हैं मतलब। तो 35 लाख करोड़ के MOUs कर लिए अपन ने। ये MOUs इम्प्लीमेंट हो
इसके लिए स्पेशली सरकार ने कहा है कि हम एक PMU, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, उसका गठन करेंगे ताकि प्रॉपरली वो MOU जितने किए गए हैं वो तो कम से कम धरातल पर पहुँचे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स से MOUs तो करवा लेते हैं, वो साइन कर जाते हैं, फिर हम कभी फॉलोअप नहीं करते कि भाई आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आपके पास में ज़मीन है कि नहीं है, आपको लोन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, जिस स्कीम के तहत आपने रिप्स के तहत किया है तो उसमें छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आवेदन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कब से शुरू कर रहे हो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, कलेक्टर्स को उस क्षेत्र में विशेष रूप से जिस विभाग की वो है वहाँ पर, तो हम उसका कभी फॉलोअप नहीं कर रहे होते हैं। तो अब सरकार ने कहा कि भाई प्रॉपर फॉलोअप लो, उससे प्रॉपर पूछो कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या है, उस प्रॉब्लम्स को तुरंत निस्तारण करो ताकि MOU धरातल पर उतरे। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल, इसीलिए तो सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले 5 सालों पे पड़े और आगामी जब चुनाव होंगे तो उस दौरान ये प्रॉपर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें दिखने लगे मतलब। ठीक है, अगला सरकार कह रही है कि सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, इस बार RS में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था, है ना। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको तो अच्छे से इकोनॉमिक रिव्यू में इनमें अच्छे से पढ़ते भी हैं, ध्यान से पढ़ना भी है। तो इसमें सरकार कह रही है कि इसमें जो भी ऑनलाइन परमिशंस दिए जा रहे हैं विभागों की सेवाओं का इनका, तो उसको बढ़ाकर हम 149 सेवाएं कर रहे हैं, मतलब सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप सर्विस के माध्यम से 149 सेवाओं को जो उपलब्ध करवाई जाने की घोषणा सरकार कर रही है। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करेंगे ताकि सिंगल विंडो के मामले में एक विभाग क्या काम कर रहे हैं तो विभागों के में प्रॉपर कंपटीशन हो, मतलब है ना, ताकि एक अच्छा कंपटीशन हमें विकास की ओर लेकर जाए। उस उद्देश्य से स्पेशली इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स डेवलप करने का सरकार प्लान कर रही है। सिंगल विंडो में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बनेगा। एक होगा फ्लैटेड फैक्ट्रीज। फ्लैटेड फैक्ट्री ये होगी कि प्रॉपर एक निवेशकों को वर्क स्पेस मिल जाएगा काम करने के लिए इनके लिए, ताकि वो अपना समय पर संस्थान स्थापित कर सकें। इसमें सरकार कह रही कि बिचून जयपुर में और भिवाड़ी खेरतल तिजारा क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर इन दोनों में हम फ्लैटेड फैक्ट्रीज बनाएंगे, मतलब है ना, भिवाड़ी खेरतल तिजारा में, और एक हो गया आपके बिचून जयपुर में, मतलब। ठीक है, इसके अलावा अभी अपन बात कर रहे थे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की, जो 500 बसें चलाने की बात चल रही थी, उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आएगी ताकि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा निवेश किया जा सके, मतलब क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है वो रोज़गार कम देता है और इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट अच्छा खासा लेकर आता है। तो इस उद्देश्य से सरकार कह रही है कि भाई हम एक ऐसा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाएंगे जिसमें जैसे ओला उबेर वाले हैं, मान लो, अब ओला उबेर वालों को सरकार मान लो एक ऐसी पॉलिसी एक ऐसी स्कीम लॉन्च करे जिसमें एक सार्वजनिक मोटरसाइकिल जो है वो शुरू कर दे कि भाई सार्वजनिक मोटरसाइकिलें भी रहेगी, सस्ती दरों पे चलेगी। तो ओला उबेर वालों को बोल दो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो और आपको हम इतना किराया दे देंगे, है ना, पर बाइक का इनका, और इसके माध्यम से आप अपना संचालन करो। तो ओला उबेर एज ए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बन जाएगा ताकि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इसके साथ साथ सर्विस भी सरकार की तरफ से अच्छी प्रोवाइड हो सके। उसके लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आएगी प्रॉपर। इसके साथ ही सरकार ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लेकर आएगी एक, है ना, इस पर भी सरकार काम कर रही है लगातार। हालांकि अभी सरकार ने निर्यात के लिए इनके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ लॉन्च करी है ना, लेकिन और सरकार लाने का प्लान कर रही है। उसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, है ना। लॉजिस्टिक पार्क्स यानी कि जो प्रॉपर हमारे जो आपूर्ति चैनल जो है, आपूर्ति श्रृंखला, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए तो DMIC से लिंक 2 लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। अब ये कहीं भी बन सकते हैं, जैसे DMIC 5 नोड्स में अपने राजस्थान में डेवलप किया जा रहा है, तो उन 5 नोड्स में कहीं पर भी किसी नोड्स में, जैसे जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक रीजन है वहाँ बन जाए, या फिर आपके जो है वो जयपुर दौसा जो औद्योगिक रीजन है वहाँ बन जाए, है ना, अजमेर राजसमंद वाला है, कहीं पर भी बन सकता है, मतलब, है ना। PM गति शक्ति अपडेशन सिस्टम सरकार लेकर आएगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का PM गति शक्ति चल रहा है। PM गति शक्ति के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ये है कि भाई विभिन्न विभागों को एकीकृत करके, और अगर किसी को रोड बनानी है तो पहले ही अपनी प्लानिंग बता दो कि भाई मैं यहाँ से रोड निकालूंगा, और दूसरा भी अपनी प्लानिंग बता दो भाई हम यहाँ से जो है वो अपना ब्रॉडबैंड वगैरह और ये व्यवस्थाएं करेंगे। तो बार बार रोड को खोदना, पाइपलाइन डालना, फिर टूट जाए फिर लगाना, ये सारे काम नहीं हो। मतलब एक साथ ही जब रोड बनेगी तो उसी में एक गैप दे दो ताकि यहाँ से पाइपलाइन लगेगी, यहाँ से ये लगेगा, मतलब। तो ऐसा एक PM गति शक्ति सिस्टम सरकार लॉन्च कर रखी है, बस उसी के साथ मिलके, और राजस्थान सरकार भी अपना एक अपडेशन सिस्टम लेकर आएगी। इसके साथ अगला सरकार कह रही है कि हम औद्योगिक क्षेत्र और कई सारे ऐसे आधारभूत संरचनाएं वगैरह और ये डेवलप करेंगे, मतलब।
जिसमें जैसे कहाँ कहाँ औद्योगिक पार्क वगैरह और ये सरकार डेवलप करने का प्लान कर रही है। जैसे एक हस्त छपाई का लिए एक हब बनाया जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़ में, है ना। ये ध्यान रखना है, हस्त छपाई का हब होगा वो, हैंडीक्राफ्ट हब मतलब। इसमें ये होगा कि जैसे क्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, वेविंग, सस्टेनेबल फ्यूचर, ग्रीन टेक्सटाइल हब, ऐसे टाइप की चीज़ें बनेगी मतलब इसमें, है ना, इको क्राफ्टिंग से रिलेटेड। तो ये तो हो गया हस्त छपाई हब अकोला चित्तौड़गढ़। छिपों का अकोला है ना चित्तौड़गढ़ में, जहाँ का प्रिंट भी काफ़ी फेमस है, दाबू प्रिंट। और ये इसके अलावा टॉय पार्क जो है वो कोटा में बनाया जाएगा। स्टोन पार्क जो है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और बूंदी में बनाया जाने का सरकार ने घोषणा की है। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में बनना ही है, मतलब बन रहा है, उसको और उन्नयन करेंगे, मतलब बना हुआ है पहले से ही, उसका उन्नयन किया जाएगा और उसे विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग जोन जो है वो सांगानेर जयपुर में बनाया जाएगा, क्योंकि सांगानेरी प्रिंट ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता ही है। सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में बनाया जाना है। फार्मा पार्क जो है वो DMIC के तहत कहीं पर भी एक जगह फार्मा पार्क बनाया जाएगा, जहाँ फार्मा इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होगी। ऑलमोस्ट ये अलवर के आसपास ही बनेगा फार्मा पार्क, है ना। तो ये कुछ औद्योगिक पार्क सरकार ने अनाउंस किए भाई, ये बनाए जाएंगे। इसके अलावा 18 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का सरकार ने घोषणा की है। पिछली बार RS मेंस में, अभी जो RS प्रीलिम्स आया था, इस प्रीलिम्स में भी औद्योगिक पार्कों से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। और वो जो क्वेश्चंस थे, आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक रिव्यू में तो हम पढ़े थे। इसके अलावा आपको सुजस ई बुलेटिन और सुजस में भी वो औद्योगिक पार्कों के बारे में चर्चा करे थे मतलब। तो उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना था। अब फिर से सरकार अनाउंसमेंट करिए तो सीधी सी बात है कि फिर से अब ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ औद्योगिक पार्क सरकार बनाने का घोषणा करी है मतलब। तो सरकार ने 18 औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा करी है। केकड़ी अजमेर में, क्योंकि केकड़ी डिस्ट्रिक्ट थी वो अब खत्म हो गई, डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा हुई थी, वो तो पहले ही खत्म हो गई थी, खैर, है ना। फिर कठूमर की बात करें तो कठूमर का हो गया एक आपका, ठीक है। ये मेनली आपका कठूमर अलवर में हो जाएगा। रूपवास जो है वो बयाना में और बेर भरतपुर में, यहाँ पर 2 बन जाएंगे, रूपवास बयाना और बेर भरतपुर में। एक पीपलूंद और पंडेर, है ना, ये शाहपुरा में, और एक रेडवास भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा के 3 हो गए, पीपलूंद व पंडेर जो तो शाहपुरा क्षेत्र में आ जाएंगे, और रेडवास जो है वो भीलवाड़ा, मतलब ये पूरा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 3 हो गए। ऐसे ही जो है वो डूंगरगढ़ बीकानेर आप जानते ही हैं, समलेटी महुआ नाम की जगह पर दौसा में, मोहनपुरा फागी बांसको बस्सी के पास में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। तो ऐसे करके जो है एक सेगमेंट मैंने इसलिए क्योंकि इसको बांट दिया ताकि आपको याद रहे प्रॉपरली, है ना। तो इसको देखना, एक हो गया केकड़ी, एक कठूमर, 2 भरतपुर में हो गए, है ना, आप इसके आगे नंबर लिख लेना। 3 आपके भीलवाड़ा में हो गए, 2 आपके जयपुर में हो गए, बस्सी मोहनपुरा, समलेटी दौसा, डूंगरगढ़ बीकानेर। फिर इधर की तरफ आ जाएगा सरनाऊ जो है वो आपके आ जाएगा जालोर में, सांचौर क्षेत्र में पड़ता है, गोपालपुरा कोटा में, जैतारण ब्यावर में, सोजत पाली में, दत्तवास निवाई में पड़ता है जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में है, डीडवाना जो औद्योगिक क्षेत्र होगा वो डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में, और टोडा भीम करौली में। ऐसे करके टोटल 18 औद्योगिक पार्क जो है वो सरकार बनाने की घोषणा, औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा करी। और पार्क अपन ने देख ही लिया कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्क जो है वो सरकार बनाएगी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि पर्यटन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में सरकार क्या अनाउंसमेंट करी है, तो राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड सरकार बनाएगी, जिसमें लगभग 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना के कार्य करेंगे। मतलब राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, ध्यान रखना, RTICF। दूसरा आईफा अवार्ड 8 से लेकर 9 मार्च जो है वो 2025 में अपने यहाँ जयपुर में होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई के बाहर होगा, तो ये अपने आप में एक बड़ा वो है। राजस्थान इस टाइम पे शूटिंग वगैरह और ये चल रही है राजस्थान के स्पोर्ट्स की, इनकी, ताकि उनको प्रमोट किया जाए प्रॉपर। राजस्थानी व्यंजन, है ना, इसमें परोसे जाएंगे, तो राजस्थान का टूरिज्म प्रमोट होगा मतलब इससे। इसके अलावा विकास पर्यटन संबंधी कार्य किए जाएंगे, जहाँ कौन कौन से कार्य करेंगे, जैसे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई जाएगी। अब कौन कौन सी जगह पर आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, देखो, जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला 12, खंडार किला सवाई माधोपुर, ठीक है, नाहरगढ़ और आमेर जयपुर में, आभानेरी दौसा में, किशोरी महल भरतपुर में, है ना। इस समेत टोटल 10 साइट्स हो जाएगी, जहाँ पर स्पेशली, क्योंकि सरकार ने बोला 10, एक लास्ट बोल दिया, लेकिन बजट में बोला जैसलमेर, शेरगढ़, खंडार सवाई माधोपुर में पड़ता है। फिर इसके अलावा नाहरगढ़ एवं आमेर जयपुर में हो जाएगा, आभानेरी और किशोरी महल, ठीक है। तो इसको याद रखना है।
इसके अलावा नाइट टूरिज्म का काम सरकार करेगी, नाइट टूरिज्म को प्रमोट करेगी, जैसे जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर। तो अगर आप देखोगे ये तो हो गए हमारे संभाग ही, जयपुर, उदयपुर नहीं, ये नहीं हुआ, जैसलमेर नहीं हुआ, भरतपुर, बीकानेर। तो जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर ये तो हो गए हमारे संभाग 4 तो, और इन 4 संभागों के अलावा जैसलमेर और अलवर, इसको और आप ऐड कर लो, मतलब है ना। यहाँ के पर्यटन स्थलों पर, हेरिटेज स्मारकों पर नाइट टूरिज्म को डेवलप करेगी। मतलब नाइट टूरिज्म का मतलब हो गया सिक्योरिटी प्रॉपर करना, लाइटिंग की फैसिलिटीज़ करना, इसके अलावा नाइट के टाइम पे और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब बार बार वगैरह और ये बना देना, है ना, उन क्षेत्रों पे, ताकि लोग वहाँ पहुँचे, विदेशी लोग जो है वो नाइट टूरिज्म का लुफ्त ले सके उन इलाकों में, इनमें जैसे अपने है ही ना नारगढ़ में पड़ाव रेस्टोरेंट वगैरह और ये बने हुए हैं, है ना। इसके बाद अगर अपन वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे कोटा बैराज में, बिसलपुर में, जय समन, सिलीसेट, पिछोला, आना सागर, यहाँ पर जो है वो वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है ना, जैसे वही बोटिंग और ये सारी चीज़ें। इसके बाद सरकार कह रही है कि शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण की एक इंडिपेंडेंट योजना चलेगी, ताकि उनका विकास प्रॉपर उनको संरक्षित किया जा सके, क्योंकि जो काफ़ी कुछ हवेलियाँ खंडहर हो चुकी है, काफ़ी हवेलियाँ जो उनकी पेंटिंग्स वगैरह और ख़राब हो गई है, उनको सही संरक्षित किया जा सके। दूसरा, कायलाना झील जोधपुर जो है, वहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन्स, लाइट साउंड शो, जैसे जवाहर सर्किल जयपुर में चलता है वैसे टाइप का। इसके अलावा डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म डेवलप करेगी सरकार, और ये अपने पश्चिमी राजस्थान के जो 4 महत्वपूर्ण जिले हैं ना, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वहाँ पर पीपीपी मोड पे डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म को डेवलप करेगी, यानी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और ये डेवलप करना और ये सारा। तो 4 जिलों का याद रखना, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं ट्रेवल मार्ट, तो देखो अभी जयपुर में ट्रेवल मार्ट होता है, अब सरकार ये कह रही है कि जयपुर के अलावा भी हम ट्रेवल मार्ट करेंगे, और वो होगा उदयपुर और जोधपुर में भी। तो इसलिए उदयपुर और जोधपुर के लिए भी सरकार ने ट्रेवल मार्ट का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। एक बनेगा गौरी देवी कला केंद्र, ये बीकानेर में बनाया जाएगा, गौरी देवी कला केंद्र, ठीक है ना, लोक संगीतकारों के लिए, इनके लिए। फिर आएगा हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर। हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर्स ये है कि एक तरीके से प्रशिक्षण के लिए है, जो गाइड, टूरिस्ट गाइड वगैरह और ये जो होते हैं, वो संभाग स्तर पर ऐसे सेंटर्स बनेंगे ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। और हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में जो है, आतिथ्य के क्षेत्र में जो है, वो हम मतलब गाइड ही नहीं अकेले, जैसे होटल्स बनाने वाले, होटल्स में फ्रंट ऑफिस वाले, उनका सबका एक शिक्षण प्रॉपर व्यवस्था हो सके, उसको लेके संभाग स्तर पर ऐसे सेंटर्स बनाने का सरकार प्लान कर रही है। इसके बाद कंसर्ट एंड कन्वेंशन माइस सेंटर, ये एक बनाया जाएगा, जो जेईसीसी की तर्ज पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में बनाया जाएगा। तो इसको याद रखना। हालांकि अपने राजस्थान में माइस सेंटर्स बनाने हैं, माइस का मतलब होता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर, है ना। तो क्वेश्चन पूछ ले, मान लो माइस सेंटर क्या है, तो मीटिंग, वैसे पूछा हुआ आरएस मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है ना, और ऐसे भी आगे पूछा जा सकता है। अभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कहाँ बनाया जाएगा कंसर्ट एंड कन्वेंशन माइस सेंटर, तो जयपुर के जेईसीसी की तर्ज पर, है ना, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में बनाया जाएगा। इसके बाद कुछ इलाकों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे पर्यटन में, जैसे शिल्पग्राम की स्थापना एक तो यहाँ पर अपने सवाई माधोपुर में होगी। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि बताइए शिल्पग्राम कहाँ बनाया जाएगा। दूसरा, फोय सागर का नाम बदल के अभी वरुण सागर कर दिया, है ना, तो फोय सागर, वरुण सागर अजमेर, मतलब उसका, और एक चोरसियाबास तालाब है अजमेर, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण का काम होगा। जैत सागर झील और नवल सागर झील जो है बूंदी में, इसका जीर्णोद्धार होगा। सूर सागर झील बीकानेर, प्रेम सागर सरोवर जो आसिंद भीलवाड़ा में है, जय निवास उद्यान, पौंडरिक उद्यान और ताल कटोरा, ये 3 जगह जयपुर में है। तो इन तीनों का जो है वो सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। जय निवास, पौंडरिक उद्यान और ताल कटोरा। प्रेम सागर हो गया आसिंद भीलवाड़ा में, सूर सागर झील हो गई बीकानेर में, जैत सागर झील हो गई आपके, और नवल सागर हो गई बूंदी में। वरुण सागर चौरसियाबास तालाब जो है वो अजमेर में। कुशाल झील है गंगापुर सिटी में, है ना। ये डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बताओ कुशाल झील कहाँ है ना, या फिर पूछ ले सूर सागर झील कहाँ है ना। इस टाइप में भी अपने को याद रखना है, कुशाल झील गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में। इसके अलावा त्रिवेणी संगम को डेवलप किया जाएगा, उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो अपने 3 त्रिवेणी संगम है ना, बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिंगोद, तो उनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा पनोरमा बनाए जाएंगे, एक तो बैंगटी फलौदी में पनोरमा बनेगा हरबुजी का, और एक बनेगा आपके रेवासा धाम सीकर में पनोरमा।
ठीक है। तो ऐसे 2 पैनोरमा की सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, पहले भी पिछले बजट में भी घोषणाएं की थी। आप पुराना भी ध्यान रखना, क्योंकि पुराने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और ये वाले तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा एक धार्मिक पर्यटन सर्किट जो चल रहा है अभी, उसमें सांगानेर के क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि सांगानेर में कई ऐसे मंदिर है जो प्राचीन है। जैसे सांगा बाबा मंदिर है एक, तो जो सांगानेर को बसाने वाले सांगा बाबा थे, पृथ्वीराज कछवाहा के बेटे, उन्होंने स्पेशली इसको डेवलप किया था, मतलब इस क्षेत्र को। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। एक त्रिपोलिया बालाजी का मंदिर है, एक संघी जी जैन मंदिर है ना। ये धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में स्पेशली इनको जोड़ के उस सर्किट में और इसको डेवलप किया जाएगा। दूसरा, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट जो है वो शुरू करना है, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, वेणेश्वर धाम, सीता माता, ऋषभ देव, गौतमेश्वर, मातरकुंडिया, इन सब के लिए ये ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट होगा। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट अपने काम का हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें, प्रदेश में रूरल टूरिज्म भी बढ़ाना है सरकार को। रूरल टूरिज्म में ये होगा कि जैसे गांव का खान पान, रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके, खेतों को, इनको देखने के लिए टूरिस्ट आए, मतलब तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ताकि वो रह सकें। ऐसे तो ना कि कहाँ जाके रहेंगे गांव में, तो प्रॉपर उनके लिए व्यवस्थाएं हो, उनके लिए आने जाने की परिवहन की सुविधाएं हो, सिक्योरिटी हो, ये सब चीज़ें हो। तो इसके लिए प्रॉपर रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक तो बरौली धाव, कामाडीग यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी। देवमाली ब्यावर, जो आपने देखा ही होगा कि अभी रिसेंटली भी देवमाली को बेस्ट पर्यटन विलेज के रूप में दर्जा, वो अवार्ड मिला था। उसको लेके भी अपन ने सुजस में इसके बारे में डिस्कस किया था। सुजस की 3 क्लासेज आप उनको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी वो ना। पीपलांत्री, जहाँ पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा है बेटी के जन्म पर, और बेटियाँ उनको भाई मानकर फिर पूजा करती है उनकी हमेशा। तो ऐसे करके पीपलांत्री में एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। यहाँ की श्याम सुंदर पालीवाल साहब जो हैं, उनको अभी अमृता देवी पुरस्कार भी दिया गया था। महणसर झुंझुनू के जो पंच पाणे हैं, वहाँ मंडावा, महणसर, इसके अलावा आपके ढूंढलोद, नवलगढ़, ये जो इलाके हैं इनको डेवलप कर रही है सरकार, जिसमें महणसर को रूरल टूरिज्म के रूप में डेवलप करेगी। एक भूरी पहाड़ी है रणथंभौर की, सवाई माधोपुर में, तो यहाँ पर इसमें डेवलप किया जाएगा, ग्रामीण इलाका है। केमला इंदरगढ़ बूंदी में, रूसी रानी दबकन अलवर का क्षेत्र है। इसके अलावा आभानेरी दौसा का है ना, जहाँ चांद बावड़ी है। शेरगढ़ 12 और लापोड़िया मालपुरा का है, वहाँ पर भी स्पेशली जो है वो इसको डेवलप किया जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा, लापोड़िया के जो एक व्यक्ति थे उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, है ना, जल संरक्षण की तकनीकों को लेके, इनको लेके। तो वो लापोड़िया मालपुरा वाला क्षेत्र भी, उसको भी रूरल टूरिज्म के रूप में डेवलप करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर अपन बात करें ये कौन कौन से गांव में मान लो पूछ ले तो, और अभी आरएस में मेनार वाला पूछा ही गया था एक, है ना, तो मेनार वाला, ऐसे गाँवों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पीपलांत्री का पहले मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, है ना। वार म्यूजियम जैसलमेर जो है उसको प्रॉपर डेवलप किया जाएगा, वैसे पहले बना हुआ है, लेकिन इसका प्रॉपर उन्नयन, उस वहाँ पर सुविधाएं विकसित की जाएगी, इसे प्रॉपर डेवलप किया जाना है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसका पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें सरकार ये कह रही है कि भाई हम हवाई मार्गों से, रेलवे से, इनके जरिए तो हम भेज ही रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि रेलवे में भी लगातार जो है वो रश बढ़ रहा है, और कहीं ऐसे थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, बाकी ऐसे नहीं होता उसमें। तो जनरली क्या होता है कि सरकार ये कह रही है कि सामान्य स्लीपर श्रेणी में तो हम भेजते हैं, लेकिन इसके अलावा हम एसी ट्रेन में भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे अब, है ना। हवाई मार्ग के अलावा एसी ट्रेन में भी जाएगी, यानी कि 3rd AC में स्पेशली तीर्थ यात्रा करवाने के लिए सरकार कह रही है, ताकि एक सही सुविधा प्रोवाइड करवाई जा सके। दूसरा, जयपुर को देखो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में दर्जा दिया गया था 2019 में। 2027 में जयपुर की स्थापना के टोटल 300 साल हो जाएंगे। तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम जयपुर के निवासियों को और यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको यहाँ की धरोहर, कला, संस्कृति उससे परिचित करवा सकें। इसके लिए साल भर तक जो है वो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो उन कार्यक्रमों में जैसे जयपुर के जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, उनके नाम से कला महोत्सव संचालित होगा, मतलब, है ना। तो आप याद रखना कि मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि गोविंद देव जी कला महोत्सव क्या है, तो गोविंद देव जी कला महोत्सव आपके यह है कि जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है साल पर्यंत, जिसमें धरोहर, कला, संस्कृति इनसे निवासियों को और पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा।
300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी ये घोषणा कर दी है ताकि आगे कार्यक्रम संचालित किए जा सकें। इसके अलावा एरो सिटी कोटा में एयरपोर्ट बन रहा है, शंभूपुरा एयरपोर्ट, और उस शंभूपुरा एयरपोर्ट के पास में एरो सिटी डेवलप करना है। इसके अलावा फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशली, जैसे आपने अभी देखा होगा किशनगढ़ में और भीलवाड़ा में, जो हमीरगढ़, भीलवाड़ा और किशनगढ़, यहाँ पे अजमेर, यहाँ पर जो है वो फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने थे। किशनगढ़ में अनाउंसमेंट वो ओपन कर ही दिया उसको। अब ऐसे ही एफटीओ जो वो प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में बनाने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, ठीक है। इसके अलावा माउंट आबू सिरोही में जो है वो एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शुरू करने का सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस सेवा। होप ऑन होप ऑफ का मतलब होता है कुछ ऐसी बसेस सर्विस होती है जिसमें आप पूरे शहर को विजिट कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, मतलब उसमें काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है ना। आपको वहाँ ड्रॉप, जिस होटल से उठाएगी और उसके बाद वहीं होटल में आपको ड्रॉप कर देगी। तो कहीं पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको ऑटो करना है या ऐसा इधर उधर जाना है। इस बस सर्विसेज का जो है वो हम यूज़ ले सकते हैं। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस जो है ये ऐसी सेवा शुरू करना है। इसके बाद सरकार कह रही ज्ञान भारत मिशन। ज्ञान भारत मिशन जो है, देखो इस क्लास में जो है वो अपन बजट तो देख ही रहे हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी के साथ साथ एक हरित बजट, ठीक है, और कृषि बजट, इसकी क्लासेस भी आपको इसी के साथ ही अपलोड मिलेगी, मतलब, है ना। तो आप जैसे ये तो अपन सामान्य बजट देख रहे हैं, फिर हरित बजट और कृषि बजट, इन दोनों की क्लासेस को आप अलग देखना, ताकि होगा क्या कि एक बड़ी क्लास ना हो, है ना, लगभग 1.25 घंटे की क्लास एक हो, दूसरी भी लगभग 1 घंटे की क्लास हो, ऐसे करके, है ना, 2 घंटे में अपना पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब, है ना। इस तरीके से अपने को बजट की 2 क्लासेस में ही अपन इसको डिस्कस करेंगे मेनली, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें ज्ञान भारत मिशन, ज्ञान भारत मिशन ये है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन करने के उद्देश्य से उनको इंटरनेट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पर जोड़ना है। हमारे पास में मान लो पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, तो एआई के जरिए उनको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा ताकि हम सुन सकें, उनको देख सकें, है ना। तो ये ज्ञान भारत मिशन जो है वो संचालित किया जाएगा अपने भी, उसके माध्यम से, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है लेकिन उसके माध्यम से अपने यहाँ पर भी प्रॉपर डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की है सरकार ने। सरकार कह रही है कि ये नीति तो हम ला ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो हम 1,25,000 पदों पर भर्तियाँ, सरकारी भर्तियाँ होगी। इसके अलावा 1,50,000 युवाओं को हम रोजगार मेलों से, कैंपस इंटरव्यूज से, इनसे रोजगार प्रोत्साहन करेंगे और निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखो 1,25,000 पदों पर भर्तियाँ करना है, यानी कि एक बहुत बड़ी घोषणा है, और इसके साथ ही 1,50,000 युवाओं को उस दूसरे वे में रोजगार देना। इसके अलावा भी सरकार विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ का बनाएगी, जिसमें सरकार क्या करेगी कि रोजगार परक प्रशिक्षण देना, काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या फिर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर लिंकेज व्यवस्था, ये डेवलप करना है। तो ये होगा रोजगार, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। फिर उसमें आगे सरकार कह रही है कि भाई 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और एक नई स्कीम विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये सरकार लेकर आएगी। इसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, फर्स्ट टाइम रोजगार प्राप्त करने वाले या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को जो है उनके लिए एक घोषणा की थी। उसी के साथ स्पेशली अपन भी एक स्कीम लेकर आएंगे जिसमें 25,000 महिला और SC ST उद्यमियों को जो है वो लाभ दिलवाना है। 2 करोड़ रुपए तक का कोई ऋण देंगे तो उस पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, है ना। इसके अलावा जो है वो 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाएंगे और 150 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत प्रावधान रखा जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना क्या है। तो इसी योजना के जरिए स्पेशली अपन जो है वो ये प्रोग्राम संचालित करेंगे, यानी कि 2,500 महिला ST SC उद्यमियों को लाभ दिलाएंगे। 2 करोड़ तक का हम इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट सब्सिडी वाला लोन प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, वैसे टाइप का। इसके अलावा आई स्टार्ट फंड बनाया जाएगा, या फिर जिसे हम फंड्स ऑफ फंड बोलते हैं जनरली, उसके माध्यम से हम फंडिंग करेंगे लगभग 5,000 से अधिक जो स्टार्टअप्स हैं उनको। और आगामी वर्ष में हम प्लान करेंगे, मतलब जैसे अभी तो क्या 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, आगामी वर्ष में हम प्लान करेंगे लगभग 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाना, मतलब, ठीक है ना। तो इनको इस फंड के माध्यम से पैसा देंगे। ये सीड फंडिंग का तरीका है, मतलब, यानी कि स्टार्टअप्स को
इनिशियल पैसा चाहिए होता है ना, तो वो उस इनिशियल पैसे के लिए स्पेशली हम यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाई जाएगी जो हमारे राज्य से बाहर रहेगी, मतलब क्योंकि अपने राजस्थान में तो आई स्टार्ट के लिए हम नेस्ट वगैरह और ये कर ही रहे हैं मतलब, लेकिन जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर भी ये नेटवर्क स्थापित कर सके स्टार्टअप्स, इसके लिए हम प्रॉपर डेस्क बनाएंगे, है ना, आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क। भाई जैसे मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, अब मेरी कंपनी है तो उस कंपनी को मुझे एक्सपेंड करना है भारतीय लेवल पर, तो फिर यहाँ राजस्थान में तो मुझे फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन भारत में और जगह मुझे फैसिलिटी मिल जाएगी क्या? तो भाई कुछ ऐसी जगह जहाँ पर जो आईटी सर्विसेज ज़्यादा डेवलप हुई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर हम स्पेशली ऐसी आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाएंगे। ठीक है, साथ ही युवाओं को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज़, है ना, ये तैयार करना है मतलब। तो एक तरीके से फ्यूचर रेडी मतलब आने वाले समय में जो डिमांड होगी उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए प्रॉपर हम प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ ले मान लो, सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग और करियर काउंसलिंग, तो ध्यान रखना भविष्य की इंडस्ट्रीज़ यानी कि फ्यूचर रेडी इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए, है ना, हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने की घोषणा कर रहे हैं। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो है वो कोटा में बनाया जाएगा। वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना करेंगे जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में की जानी है। मतलब इसको आप अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मतलब सारे रोजगार से रिलेटेड, है ना। वैदिक गुरुकुल और वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना। सैनिक स्कूल की घोषणा कर दी है सरकार ने मिर्जेवाला में, है ना, ये बनेगी। इसके अलावा बालिका सैनिक स्कूल्स बनाने की सरकार घोषणा करी है, जिसमें अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा, यहाँ पर बालिका सैनिक स्कूल्स बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कैसे कैसे? जयपुर हो गया आपका एक, तो एक कोटा हो गया, एक बीकानेर हो गया बड़ी सिटी, फिर अलवर दिल्ली के पास में है ही, और एक जैसलमेर, है ना। यहाँ पर स्पेशली जो है वो बालिका सैनिक स्कूल्स बनाने का सरकार ने घोषणा करी है। इसके बाद अगर अपन बात करें अटल टिंकरिंग लैब्स, मैंने कि अटल टिंकरिंग लैब जो है वो नीति आयोग के द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है, जिसमें स्कूलों में क्या करते हैं कि कुछ ऐसी साइंटिफिक लैब्स डेवलप की जाती है ताकि एक इनोवेटिव माइंड वहाँ पर डेवलप किया जा सके। उसको लेके हम 1500 विद्यालयों में ऐसी लैब्स बनाएंगे। और डिजिटल प्लेनेटोरियम जैसे जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में प्लेनेटोरियम है, कोटा में भी प्लेनेटोरियम बना दिया गया है अभी। ऐसे ही प्लेनेटोरियम जो है वो अलवर, अजमेर और बीकानेर में भी बनाया जाएगा। ठीक है ना, अलवर, अजमेर और बीकानेर के लिए प्लेनेटोरियम की घोषणा की गई है। उसके बाद सरकार कह रही है कि साइंस सेंटर्स में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। जो भी हमारे साइंस सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर इनोवेशन हब बनाया जाएगा। तो ये साइंस सेंटर कौन कौन से? ये वाले जो कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर में जो साइंस सेंटर हैं वहाँ पर मेनली इनोवेशन हब बनेगा। एक नई किरण नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे, जो जनरली ये होगा कि अपने महाविद्यालय वगैरह और ये होते हैं वहाँ बच्चे ड्रग्स में इनमें लगे रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए स्पेशली नई किरण नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। और युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा जो एजुकेशन सिटीज़ है हमारी जनरली कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर, यहाँ पर सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में, तो उस सुसाइडल प्रवृत्ति को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में 4 जगहों पर युवा साथी केंद्र बनाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। फिर खेल के क्षेत्र में कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे खेल मैदान, जिम और खेल स्टेडियम बनाने। लगभग 5000 प्लस आबादी वाली ग्राम पंचायतों में लगभग 3500 पंचायतें होगी जहां ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। स्पोर्ट्स स्कूल और कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जैसे हमारे जो कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर संभाग है वहाँ पर ये व्यवस्था की जाएगी, है ना। मतलब 7 संभाग है ना, तो बस आप 2 चीज़ हटा लो, एक तो हो गया अपना जोधपुर संभाग और एक हो गया जयपुर संभाग, उसको छोड़ दो, यहाँ पर पहले से है। बाकी और दूसरे संभाग मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स स्कूल और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पैरा स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। स्पोर्ट्स स्कूल से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो कुछ संभागीय स्तरों पर, जैसे शैक्षणिक संभागों में स्पोर्ट्स स्कूल संबंधी काम होंगे। उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, पाली, चूरू, इन क्षेत्रों में भी ऐसे डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे बेसिक लेवल पर। सिंथेटिक ट्रैक और हॉल्स बनाए जाएंगे, जैसे जयपुर के चित्रकूट में विद्याधर नगर स्टेडियम, है ना, यहाँ पर। इसके अलावा हनुमानगढ़, नागौर, नीम का थाना, सीकर, यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक्स बनेंगे। खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेलों में पारंपरिक खेलों का आयोजन करेगी। जो भी सरकार अपने पर्यटन विभाग के अधीन मेले होते हैं वहाँ पर कुछ पारंपरिक खेल भी करेगी, जैसे कि मलखम्ब, खो खो, थांग टा, रस्सा कस्सी, कबड्डी, ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे मतलब।
ये जैसे एक एमपी का राज्य खेल है, थांग टा जो है वो अपने मणिपुर इन क्षेत्रों में होता है ना। इसके अलावा खो खो वगैरह, रस्साकसी, कबड्डी, ये तो जानते हो आप, है ना। अकेडमी, रेंजेस और रिंग्स ये बनाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया, जैसे कि बैडमिंटन अकेडमी जो है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, लैक्रोस एक अकेडमी होगी, एक गेम होता है लैक्रोस, है ना, उसको लेके उदयपुर में। शूटिंग रेंज जो है आवासीय सुविधाओं के साथ में डेवलप की जाएगी जयपुर की। और बॉक्सिंग रिंग बनाई जाएगी 5 जिलों में, जिले नहीं बताए लेकिन 5 जिलों में बॉक्सिंग रिंग बनाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। तो मान लो क्वेश्चन आ जाए लैक्रोस अकेडमी कहाँ बनेगी, बैडमिंटन अकेडमी कहाँ है ना, या बॉक्सिंग रिंग्स कितने जिलों में बनाने की घोषणा की है सरकार ने, है ना, ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ स्टेडियम्स का उन्नयन करेंगी, जैसे चंद्र खेल स्टेडियम है, पटेल स्टेडियम है अजमेर का, गंगा सिंह स्टेडियम है श्री गंगानगर में, इनका तो उन्नयन होगा। माउंट आबू में गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड जो है उनको रिवाइवल किया जाएगा, यानी कि उनको ठीक किया जाएगा, पहले से बने हुए हैं उनको अच्छा बनाया जाएगा। और जो अर्जुन पुरस्कार विजेता होते हैं उनको क्या करती है सरकार, अभी भूमि आवंटन करती है। ऐसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को भी भूमि आवंटित करेगी, ठीक है। साथ ही स्पोर्ट्स कोटा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा, ताकि स्पोर्ट्स कोटे से भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश दिया जा सके, ठीक है ना। इस तरीके का सरकार अनाउंसमेंट कर रही है। इसके बाद चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ये अभी से चल रही है अपने, जैसे मेनली चिरंजीवी योजना थी वही है आयुष्मान आरोग्य योजना। इसके तहत सरकार ये कह रही है कि जो निःशुल्क दवा और जांच हम प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए हम एक कोष बना रहे हैं, माँ कोष करके, तो इसका गठन किया जाएगा। एक तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है माँ कोष, है ना, आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कोष गठित कर दिया है। दूसरा सरकार ये कह रही है इसमें कि हम इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा शुरू कर रहे हैं। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ये कि प्रदेश के बाहर के चिकित्सा संस्थानों में भी हम अब सेवाएं ले सकते हैं, मतलब तो वो चिन्हित चिकित्सा संस्थान रहेंगे। अगर मान लो हम प्रदेश से बाहर हैं, बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, बेंगलोर में हम कैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ ले सकते हैं, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर है इसमें। तो वहाँ पर स्पेशली अपन जो है वो वहाँ के कुछ लिंक्ड हॉस्पिटल रहेंगे, वहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने का सरकार प्लान कर रही है, मतलब तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इसमें। दूसरा सरकार के लिए 70 वर्ष से ज़्यादा के जो वृद्धजन हैं उनके लिए जेरियाटिक केयर पैकेज इनको भी जोड़ दिया है, मतलब क्योंकि अभी मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट किया था आयुष्मान भारत योजना में, तो फिर हमने भी इसको जोड़ा है। जेरियाटिक मतलब वृद्धजन केयर पैकेज, मतलब है ना, ये पैकेज इसमें जुड़ेगा। इसके अलावा किशोरों और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस भी इसमें शामिल कर दिए हैं जो पहले नहीं थे। ओरल कैंसर का पैकेज जोड़ने का प्लान है इसमें। इसके अलावा विशेष योग्यजनों के भी कुछ पैकेजेस होंगे, वो इसमें जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही जो आयुष हॉस्पिटल है, मतलब जो आयुर्वेदिक वगैरह सिद्धा होम्योपैथी से रिलेटेड है, तो उनका आयुष पैकेज भी रहेगा, मतलब जो हमारे आयुष हॉस्पिटल हैं उनमें स्पेशली आयुष पैकेज भी जोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से आयुष पैकेज हो गया, विशेष योग्यजन पैकेज हो गए, ये पैकेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जीरियाटिक केयर पैकेज हो गया, एक मनोवैज्ञानिक किशोर स्वास्थ्य, ओरल, विशेष योग्यजन और आयुष पैकेज। अभी सरकार ने क्या किया था कि 15 दिसंबर को अपना एनिवर्सरी मनाई थी सरकार की पहली, जिसमें स्वास्थ्य शिविर लगाए थे, आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर। उन स्वास्थ्य शिविरों में हम लगातार परीक्षण कार्य इनका कार्य चल रहा है, मतलब हेल्थ चेकअप कार्य इनका। अब तक लगभग 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य चेकअप किया जा चुका है। सरकार इसको और एक्सटेंड करेगी आने वाले टाइम में। तो अब आपने देखा होगा, अखबार पढ़ रहे होंगे, सरकार है ना बड़े स्तर पर लगभग जनसंख्या का लगभग मान के चलो आप 90 करोड़ जनसंख्या का जो है वो हेल्थ चेकअप करवाने वाली है। मतलब घर घर आके, स्पेशली घर घर आके मतलब ऐसे कि जो आसपास के जो PSC CSCs जो रहेंगे हमारे, उनके डॉक्टर्स हमें प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे हम, ताकि हेल्थ चेकअप करवा सकें अपना। तो एक स्वस्थ भारत मिशन की तरह हम सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ऐसे ही शिविर लगाए जाएंगे, हेल्थ रिकॉर्ड बनाए जाएंगे पेशेंट्स के, इनके, है ना, वैसा। फिर एक इस योजना के तहत एक अच्छा अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि देखो, ट्रक बस ड्राइवर होते हैं, कामगार होते हैं, कारीगर, दर्जी, बढ़ाई, कारपेंटर, नाई, तो आँखें खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनके लिए एक नेत्र वाउचर योजना, जो पहले से एक अपने सोनोग्राफी के लिए वाउचर योजना चलती है ना, तो उसमें महिलाएं जाके सोनोग्राफी करवा सकती है ना, कहीं अपने चिकित्सालयों पर, इनमें तो उसमें वाउचर मिलता है, ताकि वो 2-3 सोनोग्राफी उसमें फ्री है। फ्री क्या है, मतलब वो एक्चुअली
प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो सोनोग्राफीज होनी चाहिए वो फ्री है एक तरीके से। ऐसे ही आँखों को देखने के लिए माँ नए, है ना, नव्य एक ऐसी योजना माँ नेत्र वाउचर योजना सरकार शुरू कर रही है, ठीक है, ऐसा घोषणा सरकार ने कर दी है। इसके अलावा अभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे 1mg एक एप्लीकेशन है, आप घर बैठे जो है वो दवाइयाँ मंगा सकते हो उससे। ठीक इसी तरीके से अब सरकार ये कह रही है कि घर बैठे ही निःशुल्क दवा केंद्रों से दवाइयाँ आ जाएगी, स्पेशली 70 वर्ष से आयु के अधिक वृद्धजनों के लिए, है ना। तो धीरे धीरे सरकार जो है उस डिजिटलाइज की तरफ जा रही है और घर बैठे निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड करवाने का भी काम कर रही है। जैसे घर बैठे अभी राशन प्रोवाइड करवा रही है सरकार, ये हमारे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो लाभार्थी हैं उनमें अगर 18 वर्ष से कम आयु के कोई बच्चे परिवार में है और 70 वर्ष के ऊपर के हैं तो फिर उनके बीच में अगर कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको घर बैठे भी राशन दिया जा रहा है। तो ऐसे ही घर बैठे निःशुल्क दवा भी प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा, डायबिटिक क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल बीमारी है और इसको देखते हुए लगातार ये बढ़ती जा रही है, मतलब तो ऐसी डायबिटिक क्लिनिक्स जो हैं वो स्पेशली हमारे राज्य में स्थापित होगी। इसके अलावा प्रत्येक CSC पर डिजिटल एक्सरे मशीन होगी। ट्रू नाट और CB नाट जो मशीनें होती हैं इसको लेके, तो उनको स्पेशली डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए इनके लिए उनको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा होमोडायलिसिस की जो सुविधा होती है वो लगभग समस्त जिला चिकित्सालयों में शुरू करने की घोषणा करी है सरकार। इसके अलावा हमारे गंभीर और असाध्य रोग हैं, तो आपने देखा होगा कि 17 करोड़ की इंजेक्शन्स आते हैं इनमें ये। तो पिछली बार भी सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल स्वास्थ्य बाल संबलन योजना ऐसे करके शुरू किया था, जिसमें 50 लाख की व्यवस्था करी थी सरकार। अब फिर सरकार कह रही कि ऐसे गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी बनाना है ना। वो तो रेयर डिजीज़ थी हालांकि, है ना, और रेयर मतलब कुछ विचित्र डिजीज़ टाइप की चीज़ों के लिए था। अब गंभीर असाध्य रोगों के लिए डे केयर सेंटर्स बनेंगे। टर्सरी केयर सिस्टम जो है वो सरकार उसको सुदृढ़ करना चाहती है। टर्सरी केयर में जैसे ऑपरेशन वगैरह और ये टाइप की ICU वगैरह फैसिलिटीज़, तो सरकार कह रही है कि सभी में लगभग जो है वो समस्त संभाग मुख्यालयों पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर्स बनेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जो होंगे, है ना, उनकी चिकित्सा सुविधाएं सही हो सकें, इसको लेके जो RUHS है उसे रिम्स के रूप में डेवलप करा है सरकार ने। तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे एम्स होता है वैसे ही RUHS को रिम्स बना दिया। तो उसके अधीन जेरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्सेज और ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। तो ये याद रखना, वृद्धजनों की सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए, है ना, रिम्स RUHS जयपुर में, है ना, जेरियाट्रिक हेल्थ केयर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ लगभग मुख्यालय जो संभाग मुख्यालय वहाँ के जो जिला अस्पताल हैं उनमें डेडिकेटेड जेरियाट्रिक सेंटर्स बनेंगे, जिसे रामाश्रय नाम दिया गया है ना। तो ये भी याद रखना, रामाश्रय डेडिकेटेड जेरियाट्रिक सेंटर नहीं कि वृद्धजन वार्ड है, मतलब एक तरीके से, है ना, जो वृद्धजनों के केयर को लेके ही होगा, उसे रामाश्रय नाम दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब एल्कोहलिक मामले में तो होता ही है फैटी लिवर, पर नॉन एल्कोहलिक भी फैटी लिवर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो संभाग स्तरीय अस्पतालों में फाइब्रो स्कैन मशीन्स लगाई जाएगी। इसके अलावा मास्टर इन फिजियोथेरेपी कोर्सेज भी लाया जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो ये याद रखना अपने को, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कोर्सेज जो है वो प्रदेश में शुरू किए जाने हैं। फिर फिट राजस्थान, फिट इंडिया की तर्ज पर ऐसा प्रोग्राम चलाएगा, जैसे सरकार ने, आपने देखा होगा कि 12 दिसंबर को जो है वो लगभग हर साल का प्लान किया है सरकार ने कि 12 दिसंबर को हम एक विकसित राजस्थान मैराथन आयोजित करेंगे। ऐसे ही क्या है, वो एक फिट राजस्थान की तरह है। अब ऐसे ही फिट राजस्थान फिट इंडिया की तर्ज पर रहेगा, जिसमें मैराथन होगा, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन वगैरह और ये चलाए जाएंगे। मतलब तो इसमें जैसे आउटडोर गतिविधियाँ की जाएगी। प्रदेशवासियों को डाइट में एडिबल ऑयल्स की मात्रा को जो है वो कम से कम 10% कम करना है ना, क्योंकि ऑयल की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको धीरे धीरे कटौती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक नई आयुष नीति लेकर आने का सरकार का प्लान है, ठीक है। साथ ही साथ जो है नई जो हमारी आयुष पद्धतियां हैं उनको प्रमोट करना चाहती है, और उनको प्रमोट करने के लिए आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित करने हैं। आयुष्मान आदर्श ग्राम वो होंगे जो पूर्णतः निरोगी गाँव होंगे, और उन गाँवों को स्पेशली 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान आदर्श ग्राम जिसे 11 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पूर्णतः निरोगी गाँव होंगे, मतलब, ठीक है।
सड़क सुरक्षा के लेवल पे जैसे आपने अजमेर हादसा देखा होगा, सुना होगा अखबारों में, इनमें तो जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने का सरकार प्लान कर रही है, जिसमें बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जैसे दिल्ली जयपुर में बनेगा ऐसा, जयपुर आगरा रोड पे और जयपुर कोटा हाईवे पे। यहाँ पर 3 जगहों पर जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ दुर्घटनाएं हो सकती है वहाँ ब्लैक स्पॉट्स का चयन किया जाएगा कि कौन सा दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। उन ब्लैक स्पॉट्स का चयन करके और फिर सड़क सुरक्षा के कार्य किए जाएंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पर वो सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। अभी सरकार ने खूब सारे तो जैसे ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास वगैरह ये अनाउंसमेंट और करे हैं। सामाजिक सुरक्षा के मामले में अगर बात करें तो पेंशन राशि में लगातार सरकार बढ़ोतरी कर रही है। भाई हर साल पेंशन राशि में बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि ये कानूनी दर्जा मिल चुका है इस चीज़ को। तो बेसिक पेंशन तो रहेगी 1000 और फिर 1 साल बाद में जो है वो उस पर स्पेशली 15% राशि की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो लगभग 150 हो जाएगी। अब फिर से जो है ये आगामी वर्ष में इसे बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है ना। जितने भी पेंशन मिल रहे हैं ना, जो पहले रजिस्टर थे उनके लिए, तो बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों, लघु सीमांत कृषकों, इनको सबको मिनिमम पेंशन राशि मिलेगी 1250 रुपये, है ना। मतलब शुरुआत में तो 1000 ही मिलेगी, लेकिन जो पहले से रजिस्टर है उनको 1250 हो जाएगी। स्वयं सिद्धा आश्रम जो होंगे उनका दायरा बढ़ा दिया जा रहा है ना। लगभग सरकार कह रही है कि आगामी वर्ष में 10 जिलों में हम 50 बेड क्षमता के ऐसे आश्रम बना रहे हैं, स्वयं सिद्धा आश्रम। विशेष योग्य जनों को और अधिक सुविधाएं देना है। लगभग 1 लाख दिव्यांग जनों को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लिम्ब और इक्विपमेंट्स देंगे। दीनदयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चलाएगी सरकार, जिसमें स्पेशली 50,000 जो पट्टे हैं वो वितरित करना है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कालबेलिया हो गए और लुहार हो गए, है ना, ऐसे टाइप के जो है ना बहुत सारे, गाड़िया लोहार वगैरह हो रही है, उनके लिए स्पेशली सरकार दादू दयाल, दीनदयाल नहीं, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, ठीक है ना, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चलाना है। इसके अलावा माटी कला से जुड़े हुए जो हमारे कलाकार हैं उनको लगभग 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स प्रोवाइड करवाना है, सरकार का लक्ष्य है अगले साल का। गिग वर्कर्स के लिए अगर अपन बात करें तो गिग वर्कर्स के मामले में सरकार ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है। उनके लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड बनाया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल गिग में ही लोग लगे हुए हैं या प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं दे रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी तो लोग लगे हुए हैं, थड़ी ठेले वगैरह, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। यहाँ पर भी सरकार जो है वो उनके डेवलपमेंट के लिए एक अलग प्रॉपर एक कंबाइंड फंड बना दिया है ना। लगभग 350 करोड़ रुपए का ये फंड होगा, गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेवलपमेंट फंड, और इसको लेके फिर इसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाएंगे। छात्रावासों की बात करें तो पाली और बांसवाड़ा में जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास बनेगा। मतलब महाविद्यालय लेवल में जाने वाली छात्राओं के लिए, एक EWS छात्राओं के लिए पाली बांसवाड़ा में बनाया जाएगा। केशवाना जालोर में घुमंतु अर्ध घुमंतु जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बच्चों के लिए छात्रावास होगा। अटरू बाना जो है वहाँ पर सैरिया बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। और झलाई सीमलवाड़ा नाम की जगह डूंगरपुर में, वहाँ पर जनजातीय आश्रम छात्रावास होगा, ठीक है ना। ये बनाने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। महिलाओं के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो देखो हाफ वे होम्स बनाने का सरकार ने, सरस्वती हाफ वे होम्स। सरस्वती हाफ वे होम्स ये होगा कि जो बालिकाएं 18 वर्ष तक जो है वो जनरली बालिका गृहों में इनमें रही है, क्योंकि वो नाबालिग थी, तो ऐसी स्थिति में सरकारी बालिका गृहों में रही है या कोई NGO संचालित बालिका गृहों में रही है। अब उनको ऐसा है कि आने वाले टाइम पे भी मान लो ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि वो कुछ पढ़ना चाहती है, तो फिर उनके लिए कहाँ पर रहे, तो बालिका गृह में तो वो मान लो नॉर्मली नहीं रह रही होंगी, तो बाहर कहाँ रहे। तो इसके लिए सरकार कह रही है कि 50 बेड की क्षमता का कम से कम हम सरस्वती हाफ वे होम्स बनाएंगे। उसके माध्यम से जो है वो अपने आगे के टाइम पे लगभग सभी संभागीय मुख्यालयों में बनेंगे और आगे की पढ़ाई करना या स्किल्स डेवलपमेंट उनमें वो यहाँ पर रह सके, मतलब आराम से। दूसरा अगर अपन बात करें 10 जिला मुख्यालयों पर जो है वो गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे जो बालिकाओं की देखरेख के लिए कार्य करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों का गठन किया जाएगा प्रॉपर जगहों पर, जो आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को समझाना, उन्हें आत्मरक्षा के ट्रेनिंग देना, वैसे टाइप का। ये लगभग 34 महाविद्यालयों में स्थापित होंगे। प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च महाविद्यालय और महाविद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में ये स्थापित होंगे। मतलब
इसके अलावा कालीबाई योजना जो है वहाँ स्कूटी की संख्या बढ़ा दी गई है, लगभग 35,000 स्कूटीज वितरित की जाएगी। अब लखपति दीदी योजना जो है उसकी संख्या बढ़ाकर 15 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है। साथ ही महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या कॉरपोरेशन के रूप में बनाया जाएगा। मतलब अभी तक ये एज एक सोसाइटी लिमिटेड के रूप में स्थापित है, मतलब कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इसे नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी के रूप में स्थापित करना है। ठीक है। और इसके अलावा सरकार ने लखपति दीदियों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट ये किया है कि उनको जो अभी 2.5% की दर से ब्याज दर पर 1 लाख रुपए मिलते हैं, अब वो 1.5% की ब्याज दर पर ही 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है ना। 1 लाख रुपए तक का ऋण 1.5% पर ले सकती है, मतलब सालाना ब्याज दर पे। ठीक है। इसके अलावा SHG की महिलाएं अपने उत्पादों को प्रॉपर ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर सकें और उनको अच्छे से बेच सकें, नेशनल वाइड बेच सकें, उसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। जैसे नहीं होते, ये खूब सारे ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारे हैंडीक्राफ्ट और नॉर्मल महिलाओं से निर्मित उत्पाद वगैरह ही बेचते तो हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए सरकार काम करेगी। इसके अलावा जैसे आपने मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, एक आपने सुपोषण योजना के बारे में पढ़ा होगा, सुपोषित माँ अभियान करके। सुपोषित माँ अभियान जो वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका भी 3rd फेज भी शुरू हुआ था। मतलब अब इसको क्या है कि पूरे राज्य में चलाया जाएगा मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में पोषण के लिए किट मिलेगा, मतलब है ना, जिसमें घी वगैरह वो सारी चीज़ें रहेगी, मतलब ना जो जरूरी है पोषण वो सारा, है ना। तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना संचालित की जाएगी। फूड सिक्योरिटी के मामले अगर बात करें तो यहाँ पर अमृत आहार योजना जो अभी चल रही है, जैसे बाल गोपाल योजना थी उसकी जगह अमृत आहार योजना संचालित की गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को 3 दिन दूध मिलता था। अब सरकार ये कह रही है कि हम इसे 5 दिवस दूध प्रोवाइड करवाएंगे, सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा। मतलब इसके साथ ही सरकार का कहना है कि NFSA में हम लगभग 10 लाख नवीन यूनिट्स को लाभान्वित करेंगे, है ना, मतलब नए लोगों को जोड़ेंगे NFSA के माध्यम से, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड हो सकें। और एक पहले वसुंधरा राजे के समय एक प्रोग्राम चलता था अन्नपूर्णा भंडार वाला। अन्नपूर्णा देखो, एक तो होती है PDS शॉप। PDS शॉप में तो ये होता है कि भाई जैसे NFSA के जो लाभार्थी होते हैं वो जनरली वहाँ से अपना राशन उठाते हैं, है ना, जहाँ पर मतलब जैसे 1 रुपये में या मुफ्त में गेहूँ वगैरह और ये मिलते हैं। एक होता है अन्नपूर्णा भंडार जो वसुंधरा ने शुरू किया था, वहाँ क्या होगा, जैसे हर चीज़ मिलेगी, टूथपेस्ट वगैरह, ये वो, मिर्ची, चीनी, चाय, सब कुछ घरेलू आइटम, पर वो रहेंगे सस्ती दरों पर, मतलब मार्केट से डाउन रेट पर रहेंगे। तो ये फेयर प्राइस शॉप टाइप में रहेगी। तो ऐसी 5,000 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का सरकार का प्लान है। ठीक है ना। तो ये एक अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो स्मार्ट पुलिसिंग सरकार का मंत्र है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भाई पुलिस हमारी स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट मतलब स्ट्रेटजिक, मेटिकुलस, रिलायबल, एडेप्टेबल और ट्रांसपेरेंट, मतलब ये स्पेशली हमारी पुलिस हो। उसी दिशा में राजस्थान सरकार भी काम कर रही है और हम एक राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लेकर आने वाले हैं। आने वाले टाइम पे प्रॉपर सर्विलांस और सुरक्षा तंत्र मजबूत हो हमारा, उसके लिए। दूसरा, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड बनाई जाएगी जो किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर के सिविल एयरपोर्ट्स पर तैनात रहेगी। किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। तो किशनगढ़, जयपुर का तो पता ही है आपको, बीकानेर, जैसलमेर के भी। ठीक है। एक होगा सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल और वार रूम्स। यह पुलिस मुख्यालय के स्तर पर बनाया जाएगा, जो साइबर अपराधों की प्रॉपर निगरानी और नियंत्रण करने के उद्देश्य से होगा। इसके अलावा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, ये जनरली जेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, जो कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का क्रमोन्नयन करके और इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको। सुशासन के लेवल पर बात करें अगर, तो सरकार सुशासन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सूत्र है P2G2, जैसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस, यानी कि गरीबों पर केंद्रित, और प्रोएक्टिव गवर्नेंस, मतलब उसी दिशा में राजस्थान सरकार काम कर रही है और कह रहे हैं कि अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले तो अटल ज्ञान केंद्र क्या होंगे,
एक तो युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण रहेगा, ई लाइब्रेरीज रहेगी, वहाँ पर विभिन्न विभागों की सेवाएं जो है वो इजीली मिल सकें। ऐसे राजीव गांधी ज्ञान केंद्र है, वैसे टाइप के अटल ज्ञान केंद्र होंगे जो पंचायत मुख्यालय पर बनेंगे। मतलब हम पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जो पंचायत मुख्यालय वहाँ पर स्पेशली अटल ज्ञान केंद्र बनाने की घोषणा सरकार ने की है। इसके अलावा अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जिसमें सरकार ने बोला है कि भाई आगामी टाइम में मेनली जो हमारा भीमराव अंबेडकर जो लॉ यूनिवर्सिटी है जयपुर में, वहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के उद्देश्य से और साथ ही लोगों को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी हो सके उसके उद्देश्य से ये इंस्टीट्यूट बनाया जाना है। इसके अलावा लोक विश्वास अधिनियम लेकर आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जन विश्वास अधिनियम है। मेनली उस अधिनियम का उद्देश्य था कि न्याय की जगह जो है, मतलब जो दंड की जगह जो है वो न्याय पर केंद्रित होना है। बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई सारे ऐसे कानून जो अनावश्यक हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करना है। कई सारी ऐसी धाराएं जो अनावश्यक हम उसमें दंडनीय व्यवस्थाएं कर रखे हैं उनको ख़त्म करने के उद्देश्य से लोक विश्वास अधिनियम राजस्थान सरकार लेकर आएगी। इसके साथ ही जो हमारे विभागों में कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं उनको टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे ताकि ऑनलाइन पेपरलेस वर्क हो सके। एक राजनेट अपने राजस्थान नेटवर्क जो है यानी कि एक ब्रॉडबैंड सर्विस है, तो ये ब्रॉडबैंड सर्विस 2.0 शुरू की जाएगी ताकि ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं को इजीली प्रोवाइड करवाया जा सके। तो राजनेट को भारत नेट के साथ में जोड़ते हुए इसको और विभिन्न PSCs, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सब से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना। तो राजनेट स्पेशली हमारे गवर्नमेंट का भारत नेट की तर्ज पर एक ब्रॉडबैंड सर्विस हो जाएगी। ठीक है। एक हो गया डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, ये जोधपुर में बनेगा। एक ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, जो अभी करंट में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ चल रही है, AI, ब्लॉकचेन वगैरह हो रही है, इनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जो है वो एक इंस्टीट्यूट बनाया जाना है, ब्रह्मगुप्त सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। एक विधायक जन सुनवाई केंद्र, ये भी एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि एक्चुअली क्या होगा कि विधायकों के पास में जगह नहीं होती, या तो वो अपने आवास पर, निज आवास पे या क्वार्टर्स पे जनरली जन सुनवाई की जगह रखते हैं, वो भी बहुत छोटी रहती है। जो पहले से बड़े बड़े विधायक उनके पास तो काफ़ी जगह होगी, लेकिन जनरली छोटे विधायकों के पास में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो उनके लिए कहा गया कि आप MLA लेड जो है, मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है MLA की, है ना, तो आप अपने क्षेत्र विशेष के लिए आपको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना। उन 5 करोड़ में से 10 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो और एक जन सुनवाई केंद्र अपने स्तर पे बना लो। मतलब इसके अलावा उनको एक लैपटॉप भी वितरित किया जाएगा। विधायक को जो सदस्य हैं वो जनरली उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो सके इस वजह से। ठीक है। और जो नए ज़िले 8 ज़िले हैं, उन नए 8 ज़िलों में भी स्पेशली जो है वो जिला स्तरीय कार्यालय स्थापना करना और जो भी आधारभूत संरचनाएं होगी उनका निर्माण करने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। कार्मिक कल्याण के क्षेत्र में बात करें तो अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में आरक्षण देने का सरकार ने घोषणा की है, जो कि पहले से पुलिस, जेल और वन सेवाओं में मिल रहा है। पत्रकार कल्याण के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि जो दी जाती थी उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। निवेश के मामले में बात करें तो राजस्थान सरकार का टारगेट तो ये है ही। तो राजस्थान सरकार एक तो लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 लेकर आ रही है, उसके साथ ही राजस्थान सरकार ने वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, क्योंकि वेयर हाउस अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मामले में, इनके मामले में, क्योंकि किसान अपनी उपज बेचता तो है लेकिन उसको संरक्षित कहाँ रखे, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक रखना हो, मान लो अच्छी कीमत मिलेगी तब बेचना चाहेगा। तो ऐसे में इस क्षेत्र में काम करे ताकि वेयर हाउस जो बनाएंगे उनको इंडस्ट्रियल रिप्स के तहत जो लाभ मिलते हैं ना, वो लाभ मिले, मतलब पूरे, है ना। तो 1 फरवरी 2025 से पूर्व के जो औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित वेयर हाउसेज हैं उनको भी इसी वे में रेगुलराइज किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने रिप्स पॉलिसी लाई थी। रिप्स की बात अपन ने पहले सुजसी बुलेटिन में मैंने आपको सारी जितनी 10 पॉलिसीज़ जो सरकार ने एक साथ लॉन्च की थी उन सभी पॉलिसीज़ को समझाया है, उसको आप अच्छे से दोबारा देख लेना। उसमें से RS प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था खनन नीति का, है ना, और वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। आप उसको पढ़ोगे तो आपको वहाँ सीधा खनन वाला मिल जाएगा। डिट्टो ऑप्शंस ऐसे कैसे वहाँ थे, मतलब एक तो ये खनन वाला, दूसरा अभी लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, वहाँ MSME पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और बहुत डीप क्वेश्चन था, वो भी दोनों डीप क्वेश्चन थे। अगर आप सुजसी बुलेटिन देख के जा रहे हो तो आने वाले EO RO आपको कोई और एग्जाम्स होंगे तो उसमें ज़रूर क्वेश्चन भिड़ेंगे,
तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा एमएसएमई इकाइयों की नई वृहद परिभाषा जो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है परिभाषा को, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है भाई पहले हमारे पास में ऐसे था कि निवेश और टर्नओवर के बेसिस पर हम सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम, ये मैंने आपको केंद्रीय बजट जो पढ़ाया था उसमें भी समझाया था अच्छे से, तो उसको आप ढंग से देख लेना उस केंद्रीय बजट को भी। उसमें यह था कि भाई 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ यहाँ तक का अगर कोई निवेश कर रही है तो ऐसे में 1 करोड़ के निवेश वाली इकाइयों को तो सूक्ष्म उद्यम बोलते थे, 1 से 10 में लघु उद्यम, और 10 से 50 तक करने वाली को मध्यम बोलते थे। अब इसको बढ़ा दिया है और लगभग इसको 2.5 गुना बढ़ा दिया, है ना। निवेश के मामले में 2.5 गुना और कारोबार के मामले में 2 गुना बढ़ाया है। तो जैसे निवेश के मामले में ये हो गया 2.5 करोड़, ताकि इसमें इसके लाभ मिल सके, प्रॉपर 2.5 करोड़ तक के लाभ मिल सके। ये 25 और ये 50 से 125 हो गया, तो 125 करोड़ तक के निवेश करने वाली को भी एमएसएमईज के लाभ मिल जाएंगे। ऐसे टर्नओवर में इसे 2 गुना कर दिया, 5 से 10 कर दिया, 50 से 100, 2.5 से, है ना, 500 कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाभ होंगे ना, अब चूंकि हमने रिप्स पहले घोषणा कर दी थी, तो रिप्स में एमएसएमईज को लाभ दिया था, तो सरकार ने अब इसको बजट में कह दिया कि भाई नई जो परिभाषा है एमएसएमई की उसको लाभ दिया जाएगा अब रिप्स का, है ना। एक तो ये चीज़, क्योंकि रिप्स में एक प्रॉपर प्रायोरिटी सेक्टर में एमएसएमई। इसके अलावा जो बड़े निवेशक होंगे उनके अनुरूप ही एमएसएमई इकाइयों को एक्सपेंशन का भी जो निर्धारित लाभ है वो दिया जाएगा। रिप्स 2024 के साथ साथ रिप्स 22 के अंतर्गत टर्नओवर लिंक इनिशिएटिव है ना, इंसेंटिव्स जो दिए जा रहे हैं, मतलब उन इंसेंटिव्स में स्पेशली जो परिभाषा थी टर्नओवर की, उसमें जो संस्थान थे, मेनली जो संस्थान जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब उन संस्थानों को एक्सटेंडेड आर्म, मतलब सब्सिडीज़ वगैरह और ये प्रोवाइड करवाना, ये सारे व्यवहार ऐसे कैसे दिए जाएंगे, मतलब जो 2022 में मिल रहे थे वो 2024 में भी मिलेंगे डिट्टो, ठीक है। और अगर मान लो कोई पत्नी के साथ में संयुक्त रूप से संपत्ति परचेज करते हैं और उसमें स्टाम्प ड्यूटी, जैसे 50 लाख तक की संपत्ति होनी चाहिए, उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है तो उसमें 0.5% की छूट सरकार दे रही है, मतलब, है ना। ये भी एक स्पेशली उद्योगों और संपत्ति के मामले में महिलाओं की भागीदारी हो तो संयुक्त रूप से आप उसके नाम भी करवाओ ताकि आपको 0.5% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिले। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में हमने जीएसटी, वेट, मोटर व्हीकल एक्ट, स्टाम्प एक्ट वगैरह और इनमें टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रकरण थे इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने सुनवाई करके उनको निपटाया। मतलब आगे भी हम ये काम करेंगे और इसके लिए सरकार ने प्रॉपर फंड की घोषणा की है ताकि इन मसलों को फटाफट निपटाओ, ताकि ज़्यादा पेचीदा ना हो, है ना। और क्योंकि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे फालतू के जो मसले चल रहे हैं ना उनको फटाफट जन सुनवाई के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही निपटा दो। राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 लेकर आएंगे, जिसमें मेनली अपन जो हमारा वैट है उसको रेगुलेट करने का प्रॉपर कार्य किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लेकर आएगी। ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी ये होगी कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ इको मार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती है तो उनको हम इंटरेस्ट सबवेंशन करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे देंगे, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जेम्पशन कर देंगे, या फिर हमारे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हैं TDR वगैरह, इनको भी स्पेशली छूट दे देंगे। तो ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स सरकार बनाएगी जयपुर में। उदयपुर में देखो माइंस एंड मिनरल्स का जयपुर में बनेगा, उदयपुर में बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, है ना। जोधपुर में MBM जो यूनिवर्सिटी है वहाँ बनेगा पेट्रो कैंपस। राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है उसका गठन करेगी सरकार प्रॉपर, है ना। इसके साथ ही राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लेकर आएगी 2025, है ना। तो ये अपने को याद रखना है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस उदयपुर, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, ये सरकार बना रही है। फिर इसके बाद एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का काम करेगी। जनरली सरकार ये कह रही है कि अगस्त 2025 में हमारी HPCL रिफाइनरी जो है वो शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें हम उत्पादन शुरू कर देंगे। तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा पैसे की इनकी नीड होगी, तो हम वो पूरा करने के लिए जो है वो एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, मतलब, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ तक का काम हुआ। अब आगे की जो क्लास होगी, एक नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें हम एग्री बजट और एक हमारा जो ग्रीन बजट है, इन दोनों को पढ़ेंगे। इसलिए आपको दोनों क्लासेस को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्लास इसके बाद में ही अपलोड होगी, ठीक है ना। तो आप उसको देख लेना अच्छे से। क्लियर? चलिए।